गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रहा है क्या प्रॉपरली? आई होप आपको आवाज आ रहा है सभी को लाउडली क्लियरली, ठीक है। और आई होप आपको कल का लेक्चर भी याद आ रहा है, ठीक है ना। तो कल का लेक्चर बेटा याद अगर आ रहा होगा तो देखो एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई है। मैंने आपको एक पार्टी का नाम लिखने बोला था, बाथ पार्टी, लिखा था आपने? तो थोड़ा उम्र की वजह से बेटा होती है कुछ गलतियां। वो बात नहीं है, वो वफात पार्टी, उसमें करेक्शन करना। वफात पार्टी, साद जगलुल। देखो इजिप्ट वाला जो पार्ट हमने लिखा है ना, वहां पे साद जगलुल का नाम आपने लिखा होगा कहीं तो, वफात पार्टी। तो साद या तो साद एक ही आदमी, या जगलुल। देखो जहां पे बात लिखा है, ये बात पार्टी थोड़े लेटर पीरियड में फॉर्म होती है, सोशलिस्ट किस्म की पार्टी थी। साद जगलुल, वफात पार्टी करना बेटा, बात कैंसिल कर देना और बात की जगह वफात कर देना, WAFD, बस वफात पार्टी। क्या बेटा? अरे क्या गरीबो, गुड। तो बेटा कल हम लोग यहाँ पे आए थे अपने सहारा, और सहारा में आकर के हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सहारा में व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो सहारा में हमने देखा था कि कल्चर वहां पे डेवलप हुआ, सो कॉल्ड अरब कल्चर। जब अरब कल्चर की बात हमने की तो हमको पता चला कि दो बाइंडिंग फैक्टर, बता सकते हो बेटा क्या क्या बाइंडिंग फैक्टर है? लैंग्वेज एंड, वेरी गुड, लैंग्वेज एंड रिलीजन, ये दो बाइंडिंग फैक्टर उनके बने। अब जब ये लोगों ने अपना अरब कल्चर वहां पे डेवलप किया, अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि मीनवाइल इस्लाम नाम का रिलीजन डेवलप हुआ था। हमने उसके फीचर्स भी कल देखे। फिर हमने देखा कि पहले जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड का जो मसीहा है या तो जो लीडर है, वो बनता है इजिप्ट नाम का देश। अरब वर्ल्ड का पहला मॉडर्न देश है, अफ्रीका का भी पहला मॉडर्न देश है। अफ्रीका बोले तो नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करता है, फर्स्ट मॉडर्न कंट्री। अब जब इजिप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ पाशा लोगों के बारे में हमने बात किया था बेटा। पहले हमने देखा था कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट, बताओ बेटा क्या नाम है पाशा का? मोहम्मद अली पाशा, याद आ रहा पहला वाला। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद अली पाशा का सक्सेसर आ गया सईद पाशा, सईद। इस सईद ने कार्यक्रम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। बताओ बेटा क्या कंस्ट्रक्ट किया था मैंने? वेरी गुड। तो यही जनाब है जो सुएज कैनल बनाते हैं। सुएज कैनल का जो ओपनिंग है वो होता है 1859 में। फिर सईद पाशा के बाद भाई साहब इस्माइल पाशा आ गए, इस्माइल। अब इस्माइल मियां जब रूल करने आ गए तो पता चला कि मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यू किया, होदे खर्चा वाला कार्यक्रम ये आदमी ने कंटिन्यू किया। एंड फॉर दैट मैटर, फॉर दैट पर्पज, ये भाई साहब ने ब्रिटिशों से पैसा ले लिया। अब ब्रिटिशों ने इसको इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि ये आदमी अनेबल था टू रीपे द डेट्स। फिर जब भाई साहब डेट नहीं दे पा रहा, ब्रिटिशों ने बोला एक काम कर, तू डेट वगैरह मत दे, तो अल्टीमेटली हमको जितना भी भाई साहब तेरा कुछ शेयर है वो दे दे। तो यह आदमी है जो ब्रिटिश को शेयर बेच देता है सुएज कैनल के। और ब्रिटिशों ने पर्पसली भाई साहब शेयर उसको मांगे थे, क्योंकि ब्रिटिश वहां पे अलर्ट हो गए थे, क्योंकि जितनी सुएज कैनल से शिप जा रही थी, ऑलमोस्ट जो 75% शिप्स है किसकी थी? ब्रिटिशों की। फिर इतना अगर उनका इंटरेस्ट है तो विदाउट एनी डाउट इजिप्ट के ऊपर तो अपना दबदबा बना के रखेंगे। फिर हमने देखा कि ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे कहना कि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना ज्यादा बढ़ गया?
कि एक पर्सन आया, उसका नाम है अरबी, इब्न अरबी, अहमद अरबी। तो ये जो अरबी साहब है, ये अरबी साहब ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब ये आदमी ने विद्रोह किया तो घटना शायद 1882 की घटना होगी। तो ब्रिटिशों ने फ्रेंच को बोला था कि भाई तू भी आजा सप्रेस करने, फ्रेंच लोग नहीं आ पाए। ब्रिटिशों ने अकेले ही इसका विद्रोह सप्रेस कर दिया था। तो जब ब्रिटिशों ने अकेले इसका विद्रोह सप्रेस कर दिया तो ब्रिटिश फिर लाइक कि देखो हमारे वजह से लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ है, तो भाई साहब हम ये आज के बाद यहाँ पे इजिप्ट में इंटरफेरेंस करेंगे। अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि 1902 1904 के अराउंड ब्रिटिशों का और फ्रेंच का एक ट्रीटी हो गया, और वो ट्रीटी के अंदर फ्रेंच लोगों ने मान लिया कि ठीक है इजिप्ट जो है भाई साहब आपका एरिया रहेगा, ब्रिटिशों का रहेगा, हम लोग वहां पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब आफ्टर दिस पीरियड स्पेशली ब्रिटिश जो है वो एब्सोल्यूट मास्टर बन गए इजिप्ट के। पर बाद में चल के समय आगे बढ़ा, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया। जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया तो हमने देखा वर्ल्ड वॉर वन में दो पार्टीज थी, दो ग्रुप थे। एक तरफ थे ब्रिटेन फ्रांस, उसके बाद रशिया यूएसए, और दूसरे तरफ हमने देखा जर्मनी हुआ करता था बेटा, ऑस्ट्रिया हुआ करता था, टर्की था। अब टर्की बोले तो वो जमाने का ऑटोमन एम्पायर है, एंड इजिप्ट वाज द पार्ट ऑफ दिस पार्ट दैट इज ऑटोमन एम्पायर। तो अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि इजिप्ट ने बोला कि ठीक है हम हमारे टर्की को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिशों को। इन रिटर्न कुछ रिफॉर्म चाहिए। ब्रिटिशों ने बोला ओके आपको कुछ रिफॉर्म दे देंगे, 3 सब्जेक्ट हमारे पास रखेंगे, बाकी आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो बता सकते हो बेटा कौन कौन से 3 सब्जेक्ट थे क्रूशियल? डिफेंस था, एक्सटर्नल अफेयर थे, और उस अल्टीमेटली क्या चीज थी? कैनल। एक कैनल उनके पास था। फिर समय और आगे बढ़ा, समय गया भाई साहब अल्टीमेटली 1935 के अराउंड। फिर 1935 में हुआ ऐसे कि इटली के एक डिक्टेटर है, उन्होंने इथोपिया के ऊपर धावा बोल दिया। पता बेटा क्या नाम है डिक्टेटर का? मुसोलिनी। बात करेंगे हम लोग उसके बारे में अलग से। तो मुसोलिनी साहब ने 1935 में इथोपिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश लोग डर गए, दे थॉट क्या जो सूडान नाम का देश है यहां तक अगर मुसोलिनी आ गया तो ऊपर डायरेक्ट इजिप्ट ही है। अब इजिप्शियन लोगों का हमको भाई अच्छा खासा साथ लेना पड़ेगा। तो इन 1936 ब्रिटिश लोग उनको इंडिपेंडेंस दे देते हैं, सारे सब्जेक्ट हैंड ओवर करते हैं एक्सेप्ट वन सब्जेक्ट। बताओ बेटा कौन सा सब्जेक्ट? कैनल। ये कैनल हैंड ओवर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था हैंड ओवर? वाई? ट्रेड। बट फिर आपके मन में ऐसा नहीं आता कि सर ब्रिटिशों को क्या अधिकार है कि कैनल को कंट्रोल कैसे कर रही है? वेरी गुड। अरे शेयर है बेटा, उनके पैसा, उनका बात समझ रहे हो आप लोग? तो दे आर लाइक ओनर ऑफ दैट कैनल। फिर ऐसे कैसे दे देना? अब लॉजिकल बात है बेटा कि दे वर ओनर ऑफ दिस कैनल एंड दे हैड देयर इंटरेस्ट इन कैनल। तो विदाउट एनी डाउट कि इंडिपेंडेंस दे भी दिया, लेकिन जो भी सरकार आएगी वो सरकार कहीं ना कहीं पपेट रहेगी ब्रिटिशों की। पपेट का मतलब समझते हो? पपेट, कठपुतली, समझते हो ना आप लोग? जैसे भारत था 2004 से लेके 14 तक, सॉरी बड़े अच्छे आदमी थे बट आई होप आपको पपेट का मतलब पता होगा। कठपुतली, कोई और कंट्रोल करता है, ठीक है ना? तो वहां पे ऐसा था कि ब्रिटिशों ने इंडिपेंडेंस तो दिया, लेकिन जो राजा बनते थे वो राजा भाई साहब सबके सब प्रो ब्रिटिश लोग होते थे। ब्रिटिश जो बोलेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको एक्ट करना पड़ता था। अब इजिप्ट में नेशनलिज्म बढ़ रहा है। इजिप्शियन लोगों को बात क्लियरली समझ में आ रही है कि हमारे जो राजा लोग हैं यार इनके अंडर कंट्रोल जा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट गुड। कैनल हमारा है लेकिन पैसे ये लोग छाप रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वेरी फॉर्चुनेटली फॉर इजिप्शियन पीपल कि 2 मर्द के बच्चे पैदा हुए, और वो जो मर्द के बच्चे थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड अपने राजा और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। बता सकते हो बेटा क्या नाम है उनका? एक का नाम था नागिब और दूसरे का नाम था नासिर। ये इजिप्शियन लोग उसको नासिर प्रोनाउंस करते हैं, नासिर। नासिरी आदमी हो, नासिर। तो नासिर, अब्दुल गमाल नासिर और नागिब, ये दोनों ने मिलकर 1953 में विद्रोह कर दिया था। 53 की घटना मैं आपको बोल रहा हूं। और ये जो नासिर साहब है ये तो अल्टीमेटली भाई साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं बाय 1956। तो इसके आगे हमने अभी तक नहीं देखा था। मीनवेल हमने एक और डिस्कशन स्टार्ट किया कि जियोनिज्म क्या है भाई साहब? जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिस्ट मूवमेंट, व्हाट इज द जियोनिस्ट मूवमेंट बेटा? हाँ, टू रिक्लेम द ओरिजिनल लैंड ऑफ ज्यूज। कहां पे था इनका ओरिजिनल लैंड? ऐसा वो बोलते हैं। वो बोलते का मतलब ये है कि शायद मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि जूइश लोगों के एक राजा थे, उनका नाम था किंग डेविड। तो डेविड साहब ने यरूशलेम के ऊपर अटैक किया था। ये यरूशलेम जो है पैलेस्टाइन का कैपिटल है। और यरूशलेम अगर आप लोग देखोगे बेटा तो यरूशलेम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों का मतलब है क्रिश्चियनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो इस्लाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जुडाइज्म, इनका साइड ने मुझे पता है ऐसा कुछ तो होता है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के लिए वैसा वो इंपॉर्टेंट है यरूशलेम। जैसे काशी कैसा है अपना, तो काशी कैसा हिंदू लोगों का अपना उनका कल्चरल महत्व है। जो जैन लोग वो बोलते हैं कि हमारे पहले तीर्थंकर वहीं पे पैदा हुए थे। जो हमारे बुद्धिस्ट वो बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना जो धम्म है वो काशी में ही बनाया था। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो यरूशलेम है ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन का मानना ऐसा है कि जो हमारे जीसस साहब है उनका जो रिजरेक्शन हुआ था वो यहीं से हुआ था।
फिर इनका मानना ऐसा है इस्लामिक लोगों का जो अल अक्सा मॉस्क है, थर्ड इंपॉर्टेंट और सेक्रेट स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, मतलब आफ्टर मक्का एंड मदीना, वो यहाँ पे है अल अक्सा। और इनका मानना ऐसा है भाई साहब कि हमारे राजा किंग सोलोमन, उन्होंने जो टेंपल बनाया था, वो टेंपल में दोबारा मसीहा जन्म लेगा, दोबारा। बट ये जो टेंपल है बेटा, ये मस्जिद के ही प्रीमाइसेस में है। इस पर ना एक बड़ा जबरदस्त मूवी है यरूशलेम पे, आप लोग जरूर देखिएगा, किंगडम ऑफ हेवन। देखा है क्या आप लोगों ने? बड़ा जबरदस्त मूवी है वो, लेपर किंग का, बहुत जबरदस्त। उधर अगर आप देखोगे तो ऑटोमन भी एक जबरदस्त राजा था, उसका नाम था सलाहुद्दीन, बड़ा जबरदस्त है। तो वहां पे देखने मिलता है कि इनकी राइवलरी कैसे है। अब इनकी इनकी भी राइवलरी है और इनकी इनकी भी राइवलरी है। ये रिलीजन के नाम पे यरूशलेम पे भाई साहब हमेशा ये राइवलरी बरकरार रही है, हमेशा। आज भी चल रही है क्या? आज भी चल रही है। बट क्या है बेटा, पता है क्या बात? एक्चुअली यहाँ पे रिलीजियस एक्सक्यूज दिया जाता है, बट ये ना कोई रिलीजियस एक्सक्यूज नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमिकल गेम है। अगर आप लोग उसका लोकेशन देखोगे तो देखो, दिस इज पैलेस्टाइन, ये देख रहे हो क्या? फिलहाल तो इजराइल है, बट ओरिजिनली दिस वाज पैलेस्टाइन। अब पैलेस्टाइन इतना भाई साहब जियोस्टैटिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देगा कोई? ये जंक्शन पॉइंट है, उधर यूरोप है, इधर एशिया है, ऊपर रशिया, चाइना, रशिया है, इधर अगर आप जाओगे इंडिया आ जाएगा, इधर अफ्रीका आ जाएगा। इतना क्रूशियल एरिया है, और बाद में चल के मॉडर्न पीरियड में तो ऑयल भी यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा ना? तो बेटा इसको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए सब लोग इसके ऊपर क्लेम करते हैं। हुआ क्या था कि जूविश लोग थे, अब ये लोग भाई साहब, इनको जब डिस्प्लेस यहां से करना स्टार्ट किया, तो क्रिश्चियन लोगों ने 2000 साल पहले डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया। पहले क्रिश्चियन ने किया था, बाद में मुस्लिम ने इनको डिस्पोज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब लगभग 2000 साल पहले ये लोग यहां से भगाए गए थे। अब जब यहां से जूइश लोग भगाए गए, वो वर्ल्ड में हर जगह गए, वो यूरोप गए, वो कुछ अफ्रीका के नदर्न कंट्रीज में सेटअप हो गए, वो हमारे इंडिया में भी आ गए, हर जगह वो सेटल हो गए। बट जूइश लोग बोलते हैं कि यार एक्सेप्ट इंडिया, नो वन हैड एवर टोलरेटेड अस। हर जगह हमको हैरेसमेंट ही मिली है, हर जगह हमको तकलीफ मिली है, तकलीफ का सामना करना पड़ा है। फिर हुआ ऐसे कि जूइश लोग जब मॉडर्न पीरियड में आगे बढ़े, उनके पास पैसा वैसा आ गया, बड़ी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, ट्रेड एंड कॉमर्स में एंगेज रहते हैं लोग। अब जब इनके पास पैसा आया, तो दोबारा एक थॉट वहां पे जन्म लिया कि हमारा जो ओरिजिनल मदरलैंड है उसको रिक्लेम करना है, वहां पे जाके रहना है। फिर सवाल मन में ये भी आता है, सर वहां पे जाके रहना क्यों है? वाई? क्योंकि वर्ल्ड में आपको रहने दिया जा रहा है कि चैन से? जहां पे भी आप जा रहे हो, आप फटके खा रहे हो, लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, लोग आपको हरास कर रहे हैं। अरे हरासमेंट का कारण क्या था? लोगों की दुश्मनी क्या है? ऐसे कुछ पर्सनल माजरा है क्या? पर्सनल माजरा कुछ भी नहीं है। पर्सनल माजरा इतना ही है कि आपके पास पैसा ज्यादा है, आप प्रॉस्परस हो, हमारे पास हम गरीब है, हम भिखारी है। तो अगर हम भिखारी है तो आपको तो फटके देंगे भाई साहब, बात समझ रहे हो? इतना सा दिक्कत थी, तो इनको ना हर जगह हैरेसमेंट हो रही थी, तो दे थॉट कि अपना ओरिजिनल जो मदरलैंड है उसको रिक्लेम करेंगे, एंड फॉर दैट पर्पस एक मूवमेंट रन करेंगे, सो कॉल्ड जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोन का मतलब ये होता है ज्यूइश लोगों का ओरिजिनल लैंड, वो हमको रिक्लेम करना है। अब रिक्लेम करना है का मतलब क्या है कि ये पैलेस्टाइन है बेटा, ये पैलेस्टाइन, यहाँ पे इनका मदरलैंड है। अरब लोग यहाँ पे रहते हैं। अरब लोग कब से रह रहे हैं? ये कम से कम भाई साहब 1400 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छे खासे तरीके से रह रहे हैं। बट जूइश लोगों ने बोला नहीं, हमको यहाँ पे हमारा देश चाहिए। अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया के अंदर किसी ने क्लेम कर दिया कि हमको भारत में अपना घर चाहिए। बात समझ रहे हो? मतलब देश के विद इन देश बनाना है। आप लोग टोलरेट करोगे क्या बात? फिर आपके मन में ये भी आता है जैसे जूइश लोगों को लोग सिंपैथाइज करते हैं। ये बात बराबर है कि जूइश लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, विदाउट एनी डाउट बहुत अत्याचार हुए हैं। बट अगर आप ये पैलेस्टाइन का इशू देखोगे ना, तो यहाँ पे जो पैलेस्टाइनियन लोग हैं, उनका जो कॉज है वो जस्ट है। जस्ट का मतलब ये है कि दे आर राइट। राइट कैसे? कि पैलेस्टाइनियन लोग कम से कम 1400 सालों से वहां पे रहते हैं, और 1400 सालों के बाद ये जूइश लोग बोल रहे हैं कि अब आकर के हम दोबारा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मुंबई का एग्जाम्पल दिया था कि मुंबई सिटी ओरिजिनली डेवलप बाय ब्रिटिश पीपल। अब आज अगर बेटा ब्रिटिश लोग क्लेम करे कि मुंबईला आम्ही रिक्लेम करणार, आम्ही तिकडे येऊन राहणार, आता आप लोग सहन करोगे क्या बात है? अभी किसका है मुंबई? मराठी को लगता है हमारा है, गुजरातियों को लगता है हमारा है, पारसियों को लगता है अपना ही। जब पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। बात समझ रहे हो आप लोग? यूपी बिहारी बोल रहे हम तो कब्जा ही कर लेंगे इसके ऊपर। तो सिमिलरली यहाँ पे ब्रिटिशों ने मतलब 1400 साल बोला कि यार नहीं है हमारा है। ये दिक्कत क्या पता है क्या? कि 1000 सालों तक अरब लोग वहां पे प्रॉपर रह रहे हैं, उनका घर है, उनका कल्चर है, उनके खेत है, बाड़ी है, सब कुछ है। अचानक से क्लेम कर दिया गया तो अरब लोग थोड़े डर गए, अलग अरब लोग थोड़े शॉक हो गए कि ये हम होने नहीं देंगे। बट जूइश लोगों के पास पैसा था, पैसा इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भर भर के बांटा था। अब जब यूरोपियन कंट्रीज को पैसा भर भर के बांट रहे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, तो ब्रिटिश लोग जो है उनको एग्रीमेंट दे देते, वहां पे कंसेंट अपना ये दे देते, कंसेंट दे देते कि ओके हम लोग आपका एक देश बना देंगे। एक बेटा मैंने आपको बोला था एक डिक्लेरेशन आया, बताओ बेटा क्या बोला जाता है उसको? बेल्फोर डिक्लेरेशन। तो जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था, इसके अंदर बोला गया कि ओके हम लोग जूइश लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे। कहां बनाएंगे? पैलेस्टाइन में बनाएंगे। पैलेस्टाइन ओरिजिनली पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर याद आ रहा है? ये उसी का पार्ट था।
बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, दैट इज 1918, जैसे वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया तो वर्ल्ड वॉर में टर्की हमारा हार गया। आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, खिलाफत मूवमेंट नाम सुना है, कैलिफेट। तो जो खिलाफत मूवमेंट है वो क्या चीज है भाई साहब, कि टर्की के बादशाह हार जाते हैं और वही भाई साहब हुआ करते थे इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा। तो उनके सपोर्ट में एक मूवमेंट चला था कि यार उनको रिकॉग्नाइज करो। तो जैसे टर्की हार गया, पैलेस्टाइन जो है वो भाई साहब हम लोग बोल सकते हैं कॉलोनी ऑफ टर्की है। तो एक सिस्टम बनी थी, वो सिस्टम को बोला जाता है मैंडेट सिस्टम। मैंडेट, मैंडेट का मतलब ये होता है कि जो डिफीटेड पार्टी है वर्ल्ड वॉर वन में, उनकी जो कॉलोनीज है वो विक्टर पार्टीज को जाएगी। मतलब डिफीटेड कौन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है और छोटे मोटे और देश थे। उनकी जो कॉलोनीज है वो विक्टर पार्टीज को जाएगी। विक्टर मतलब कौन है बेटा, ब्रिटिश एंड फ्रेंच लोग, ये मेजर है, यूएसए भी था, इनको जाएगी। उनको क्यों जाएगी, ये लोग भाई साहब वो कॉलोनीज को डेवलप करेंगे और समय के साथ वो कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दे देंगे। क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और बाद में क्या देंगे, इंडिपेंडेंस। ये ट्रीटी ऑफ वर्साई में हुआ था। तो ब्रिटिश फ्रेंच ना एक दूसरे की तरफ देख करके सब डेवलप करेंगे बोले और बाद में छोड़ देंगे। और लीग ऑफ नेशन ये वहां पे मीडिएट कर रहा है कि हाँ मैंडेट बना लो, मैंडेट बना लो। तो जो पैलेस्टाइन है इट बिकेम ब्रिटिश मैंडेट इन 1918। तो बेसिकली वो ब्रिटिश लोगों का कॉलोनी बन गया इन 1918 पैलेस्टाइन। अब ब्रिटिश का कॉलोनी बन गया, जू लोग और खुश हो गए कि चलो यार अपने बड़े भाई है, अपने बड़े भाइयों का कॉलोनी बन गया। अब तो भाई साहब अपना मुद्दा है, लोग थोड़ा आगे वहां पे ढकेल देंगे। दैट इज द रीजन कि मैंने आपको बताया था कि 1918 में एकदम निग्लिजिबल पॉपुलेशन था। 1918 में वहां पे जूविश लोग है नहीं, बट वही अगर आप 1939 देखोगे तो ये जो जूविश पॉपुलेशन है ये भाई साहब पैलेस्टाइन में एकदम भर भर के बढ़ गया। जस्ट बिकॉज दे थॉट कि अब ब्रिटिश लोग आ गए और ब्रिटिश कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे डेफिनेटली देके रहेंगे। अब जूविश लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वहां पे रहते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं। बट पैलेस्टाइन का एरिया बेटा आपने देखा है बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, पूना बड़ा लग रहा है मुझे इससे, बात समझ रहे हो आप लोग, इतना सा एरिया है ये। अब इतना सा अगर देश है तो रिसोर्सेज विदाउट इन डाउट वहां पे डिफिकल्टी रहेगी। खेती बाड़ी तो भाई साहब खत्म काम है, डेजर्ट का एरिया है, कुछ विशेष है नहीं वहां पे। अब ऑलरेडी भाई साहब आपका अरब पॉपुलेशन है, उसमें एडिशनली जू ऐड हो रहा है, बर्डन आ रहा है इनके ऊपर। तो विदाउट एनी डाउट अगर रिसोर्सेज की कमी है तो क्लैशेस तो बनना ही है। अगर रिसोर्सेज अबंडेंट है कभी भी क्लैशेस होंगे नहीं, बट यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो एक तरफ जू आ गए, एक तरफ अरब आ गए, इनके वहां पे क्लैशेस होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, स्ट्राइक होने लगे, देखने मिल रहा है कि वायलेंस हो रहा है। ब्रिटिश लोग अलर्ट होकर के देख रहे हैं। अब ब्रिटिश ने प्रॉमिस तो किया था ज्यूइश कम्युनिटी को कि हम लोग आपको एक अपना देश बना के देंगे। मीनवाइल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, आपको पता होगा कि हिटलर नाम का एक आदमी है, हिटलर ने ज्यूइश कम्युनिटी को टारगेट करना स्टार्ट किया डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब यह है कि हिटलर साहब ने लगभग 60 लाख जूस को मारा है। 60 लाख नंबर, यू कैन इमेजिन, बहुत बड़ा नंबर है कि कम नंबर है बेटा। आपने 60 चीटियां भी मारी नहीं होगी, मैंने बताया आपको बेटा, है ना। तो हिटलर साहब ने इतना टारगेट किया जूविश लोगों को, तो दे थॉट कि अब चले तो चले कहां भाई साहब, अब जाकर के हमारे पैलेस्टाइन में रहेंगे, वही हमारे लिए सेफ प्लेस है। तो और इसमें जो लोग ऐड हो रहे हैं, अब अरब लोग डरते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अब वायलेंस यहाँ पे आउट ऑफ हैंड जा रहा है, क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। और बिलीव मी, ब्रिटिशों ने हर जगह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट तो करवाया है, बट जब जब कंडीशन आउट ऑफ हैंड चली गई, ये लोगों ने पहले फुर्सत में कल्टी मारी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान किसने सिखाया हमको, ब्रिटिशों ने सिखाया कि तू हिंदू तू मुसलमान गला काट दो एक दूसरे। हमने बोला ठीक है जनाब काट देंगे, बट जब हम गले काटने लगे ब्रिटिश को समझ गया कंडीशन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। तो एक माउंटबेटन नाम का आदमी आता है, ये माउंटबेटन रेडियो पे आता है 3 जून के दिन, और 3 जून को बोलता है कि 15 अगस्त को मैं 2 देश बनाऊंगा। बात समझ रहे हो बेटा, मतलब मेरे लिए भाई साहब 2-2.5 महीने में मैं 2 देश बनाऊंगा। बेटा 2 रूम नहीं बना सकते आप 2-2.5 महीने में, ये आदमी क्या बना रहा है, 2 देश। इतने पहले फुर्सत में कल्टी क्यों मारी थी, क्योंकि कंडीशन आउट ऑफ हैंड जा रही है। सिमिलरली पैलेस्टाइन में भी हो रहा है कि कंडीशन आउट ऑफ हैंड जा रही है। तो ब्रिटिशों ने भाई साहब जैसे वर्ल्ड वॉर 1 कंक्लूड हुआ, यूएन को बोला कि अब हम नहीं खेल रहे, अब पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंस के बारे में सोचा जाए। अब यूएस ने बोला भाई तू पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंस देगा, लेकिन वहां पे एक अलग मसला चल रहा है। जू बोल रहा है हमारा देश है, अरब बोल रहे हैं हमारा देश है। अब देश दे तो दे किसको। अल्टीमेटली ब्रिटिश ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं। 45 के बाद ब्रिटिश लोग यहाँ से कल्टी मार ली और यूएस इसको चेक करने लगा। बट यूएस के ऊपर एक मोरल बर्डन था कि कॉलोनियलिज्म इज नॉट गुड एंड इंडिपेंडेंस मस्ट बी गिवन। और जूइश लोग यूएस को भी पुश कर रहे हैं कि जल्दी इंडिपेंडेंस दे दो। तो अमेरिका एक रिजोल्यूशन लाता है यूएन में कि कंट्री बनाई जाएगी, कंट्री का नाम रहेगा इजराइल। और जो इजराइल नाम का देश है पैलेस्टाइन के विद इन बनाया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब पैलेस्टाइन के विद इन तो बनाया जाएगा, बट इजराइल ने भी क्लेम कर दिया कि यरूशलेम हमारा कैपिटल रहेगा।
यरूशलेम में जेरूसालेम है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा, वही चीज है। तो यरूशलेम हमारा कैपिटल रहेगा। अरब ने बोला पागल हो गए, ऑलरेडी हमारा कैपिटल है पैलेस्टाइन का, आपका कैपिटल कैसे और हमारे देश में देश कैसे है। तो अरब बेटा वो जमाने में तेल इतना नहीं बेचते थे, आज के तरह उनके पास बुर्ज खलीफा वो जमाने में नहीं था, आज की तरह वो गाड़ियां नहीं भगाते थे ऐसे कैसे भी, और वो बेली डांस नहीं करते थे। तो वो जमाने में वो लोग बेचारे इनोसेंट है, ताकत नहीं है, पैसा नहीं है। तो अरब लोगों ने सोचा कि यार इजराइल का कंसेप्ट अपोज करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये लोगों ने इजिप्ट के लीडरशिप में अरब नेशनलिज्म स्टार्ट किया। अरब नेशनलिज्म का मतलब यह है कि एक अरब लीग और अरब यूनियन फॉर्म की, अरब लीग एंड अरब यूनियन इन द लीडरशिप ऑफ इजिप्ट। मतलब जो अलग अलग हमारे अरबिक देश है वो आकर के इनको ज्वाइन हो रहे थे। तो बेटा देखो जब ये फॉर्म हुआ था तब इसके मेंबर अलग थे। प्रेजेंट डे इनका क्या सिनारियो है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर IR, पढ़ते हो ना आप लोग, तो वहां पे सारी आपकी एजेंसी आएगी। जब ये फॉर्म हुआ था तो भाई साहब इसमें इजिप्ट था, सीरिया था, लेबनान था, जॉर्डन था, येमेन था, सऊदी था। आज कौन कौन है वो आपकी ये है, फर्ज है कि घर पे जाकर के देखिएगा। IR का पार्ट आता है कि प्रेजेंट डे इनके कौन कौन मेंबर है, ये है कि नहीं है, ऐसा भी बात है। बट 1945 के अराउंड ये लोगों ने ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर दिया था। और ये लोगों ने, अरबों ने बोला था कि अगर आप भाई साहब यहाँ इजराइल बनाओगे तो कलेक्टिवली हम सब मिलकर अपोज करेंगे। ये डायरेक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड को वहां पे थ्रेट दे रहे थे, वार्न कर रहे थे कि बी केयरफुल, इजराइल बनाना मत। वेस्टर्न वर्ल्ड बेटा वो इनको हल्के में लेगा या बहुत कुछ ऐसा नोटिस करेगा, क्या लगता है आपको? अरब लोग वो उठ पे घूम रहे, अभी भी अल हबीबी अल हबीबी वही कर रहे हो, पानी देता का पानी, वो कंडीशन उनकी। क्या लगता है आपको यूएस उनकी बात मानेगा क्या? यूएस ने उनको 2 टपली खींची, भागो यहां से। अरब लोग भाग गए, अरबों को बड़ा बुरा लगा। और समय आया 1948 का। जब 1948 का समय आया तो अरबों के हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट ईयर माना जाता है 1948, क्योंकि अरबांचा नाकावर्ती टिक्सुन यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि एक नया कंट्री रहेगा, उसका नाम रहेगा भाई साहब इजराइल। और अच्छा कहां रहेगा इजराइल? विद इन पैलेस्टाइन, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, विद इन पैलेस्टाइन, बात समझ रहे हो? मतलब एक नया क्लास ओपन किया जाएगा विद इन दिस रूम। तो हमारे कलेजे को बेटा ठंडक पड़ेगी कि सबसे पहले मैं ही मारूंगा उनको, बात समझ रहे हो आप लोग? तो अब इजराइल बनेगा पैलेस्टाइन में। अरबों को बड़ा बुरा लगा, 1948 की बात है। अरबों ने यूएन में अपनी आवाज उठाई, चीखे कि बंद करो, ये नहीं चाहिए इजराइल हमको। लेकिन उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, सबके सब अलग लोग हैं। इजिप्शियन जो राजा थे उनको कन्विंस किया कि टाइम हैज कम टू अपोज दिस आइडिया दैट इज इजराइल। इजिप्शियन राजा बोले तो वो जमाने के प्रो ब्रिटिश थे, और बाकी भी मोस्ट ऑफ द जो किंग थे उसमें के बड़े प्रो ब्रिटिश लोग थे। बट कुछ कुछ कंट्री है, फॉर एग्जांपल लीबिया नाम का एक देश है, जॉर्डन नाम का एक देश है, लेबनान नाम का एक देश है, येमेन नाम का एक देश है, सऊदी नाम का एक देश है। ये लोगों ने ग्रैंड अलायंस बनाई कि सब लोग साथ में आएंगे और इसको पटक के मारेंगे। बिलीव में बेटा ये देश आज पैदा हुआ, आज 3 दिन के बाद ये देश के ऊपर आक्रमण हो गया। और आक्रमण छोटा मोटा नहीं है, जितने बड़े बड़े अरब पावर है सब साथ में आए, ग्रैंड अलायंस बनाई, और वो अलायंस ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। इजराइल शायद जानते हो कितना बड़ा है देश का बेटा? जब बनाया गया था तो बिलीव में 4-5 सिटी से बड़ा इसका साइज नहीं है, मतलब अपना पुणे भी इससे ज्यादा बड़ा था। बिलीव में इतना सा देश है, और वो अरब देश, बड़े बड़े देश है, वो लोगों ने कलेक्टिवली मिलकर उसके ऊपर धावा बोल दिया। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अरे कौन जीतेगा बेटा? पूरे की पूरी दुनिया एकदम शॉक हो गई। पूरी दुनिया 2-2 बार वहां पे ऐसा मुंह साफ करके देख रहे थे कौन जीत कौन जीत, और लोग एकदम शॉक है कि जनाब इजराइल जीत गया। अब इजराइल जीत गया ये खबर वहां पे फैल गई, लोग एकदम शॉक में। अरब लोग बेचारे उठ के नीचे बैठ गए, झालं कसं, इतना मारा कैसे हमको, क्या कारण है? उसके ऊपर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। ये इजराइल जो है, ये इजराइल बेटा सैटेलाइट स्टेट है। जानते हो किसका बच्चा है ये यूएस का बच्चा है। यूएस ने ही क्रिएट करवाया है। क्यों क्रिएट करवाया यूएस ने? ये गंदा है पर धंधा है बेटा। रिलीजन फिलीजन बोलने की बातें रहती है, वो गरीबों को बेवकूफ बनाने के लिए कि बेटा रिलीजन, हाँ वो मान लेते हैं, बट जो बेटा होशियार लोग हैं वो धंधे में बिलीव करने वाले लोग होते हैं। यूएस को पता चला कि यार मिडिल ईस्ट में निकला है तेल, ऑयल, सबसे पहले तेल को सूंघने वाले लोग यही है, अमेरिकन। जहां जहां तेल निकलता था ये गंजेड़ी है ये उसको सूंघते थे, यार अभी तेल मिल गया। फिर जहां तेल मिला, इंटरेस्ट अमेरिका के इन्वॉल्व है, तो अमेरिका एक तो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट सेटअप कर देगा। अगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है, सिविल वॉर क्रिएट करवा देगा। अगर सिविल वॉर नहीं करवा दे रहा, खुद अटैक कर देगा। कुछ भी करता था अमेरिका। उसको पता है कि बेवकूफ अरब लोग हैं, इनको ना अकल नहीं है, इनको हमने उठ पे से उतारा है, उठ पे से उतार करके सीधे मर्सिडीज या तो बीएमडब्ल्यू में ठुसा है। इनको क्या अकल है, किनको क्या समझ आएगा धंधा क्या होता है? तो जो ट्रेड होगा ऑयल का, पैसा हैंडल करने के लिए तो कोई चाहिए, कौन रहेगा? इजराइल रहेगा। हमारे बच्चे हैं। जियो स्टैटिक, जियो इकोनॉमिकल, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका है।
इसलिए भाई साहब ये देश बनाया। अब ये बात इजराइल की, जैसे भाई साहब वहां पे पता चले कि अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है, अरब लोग हार गए, तो ये बेटा पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड का पीरियड है, मतलब एक कोल्ड वॉर का इरा है। और कोल्ड वॉर के इरा में दो गैंग बनी पड़ी है, बता सकते हो किसकी किसकी गैंग है? वेरी गुड। एक कैपिटलिस्ट दैट इज अमेरिका की गैंग है, और दूसरी यूएसएसआर दैट इज रशिया की गैंग है। दो ऐसे गैंग बनी पड़ी है वहां पे। अब इजराइल जो है किसके गैंग का आदमी है? अमेरिका के गैंग का है। लॉजिकली अरब लोग किसके गैंग में जाके शामिल हो जाएंगे? रशिया के पास है। रशिया के पास गए कि भैया बहुत मारा रशिया ने, और खींच के मारा, भागो गरीब है ऐसे, मैं क्या करूं? अरे बोले रशिया आप बचाओ, कुछ तो करो आप। रशिया ने बोला बेवकूफ हो, केवल साइज बढ़ा के रखिए, बोले इतना सा देश पटक के जा रहा है आपको, भागो बोले यहाँ से, मैं कुछ करने वाला नहीं है। पहली बार अरबों का नेशनलिज्म जागृत हो गया। और इनका नेशनलिज्म ना ऐसा जबरदस्त है, पैन अरब नेशनलिज्म है, देश लिमिटेड नहीं है, पैन अरब, कि पूरा अरब कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है। बट अब प्रोटेक्ट करेगा कौन? मसीहा बनेगा कौन? कौन बाहुबली पैदा होगा? तो देवर सर्चिंग बाहुबली कि कौन आएगा। अब कोई भी उनको नजर नहीं आ रहा था कि जिसमें यार दम है, जो कि मर्द का बच्चा है। बट फॉर्चुनेटली फॉर देम एक मर्द का बच्चा पैदा हो गया। वो मर्द के बच्चे का नाम है अबुल गमाल नासिर। यही आदमी है भाई साहब जो अरबों को उठा करके खड़ा करता है कि नहीं 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 नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो भाई साहब ये कांड नहीं होने देंगे। इजराइल बना पड़ा है, इजराइल की साइज बढ़ती जा रही है। पैलेस्टाइन कोई जब भी बोर होते थे टपली खींच करके आ जाया करते थे, मारते थे बेचारे को। आज भी वही चलता है इनका, जब भी इजराइल बोर होता है दो टपलियां खींच करके आ जाता है पैलेस्टाइन को। आज भी आप देखो वो आदमी को मार दिया, जानते हो आप? तो हमास के चीफ को मारा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मारा, और वो समझ में नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है मिसाइल दाग दिया, कोई बोल रहा है जो रूम में उठा रहा था वहां पे ये लगा दिया भाई साहब, कुछ तो ऐसा एक्सप्लोसिव आइटम था 2 महीने पहले रखे गए थे, बाद में रिमोट का बटन दबा दिया जस्ट लाइक बॉलीवुड मूवी, टक ब्लास्ट हो गया, चित्थड़े उड़ा दिए उसके। और ये ईरानियन लोग, अरबी लोग अभी भी परेशान कि भाई आया कैसे बॉम्ब वहां पे, वो भी ईरान में मारा, यू कैन इमेजिन। इतने बेवकूफ लोग हैं। अब हुआ क्या कि अरब लोग सर्च कर रहे थे कि कोई तो मसीहा आएगा, और नासिर में उनको मसीहा नजर आया। नासिर में मसीहा नजर क्यों आया? क्योंकि नागिब नासिर दोनों आर्मी के लोग हैं, और इनको पसंद नहीं है इजिप्शियन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था प्रो ब्रिटिश। सबसे पहले तो इन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया, गवर्नमेंट हट गए, गवर्नमेंट हट गए, नागिब और नासिर ने पावर अपने हाथ में ले ली। अब जब नागिब नासिर दोनों वहां पे मौजूद थे, तो पहले नागिब प्रेसिडेंट था, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली नागिब साहब की डेथ हो गई 1955 में, और 56 आते आते ये जो नासिर साहब है he became प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट बना। ब्रिटिशों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहला जो गवर्नमेंट था इट वाज प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको ये आदमी हटा दिया, खुद पावर अपने हाथ में ले ली। अबे बेटा कोल्ड वॉर का पीरियड है। कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट न्यू स्टैब्लिश हो रही है, ये दोनों वहां पे पहुंच जाते थे कि अपने गैंग को ज्वाइन कर लो, अपने गैंग को ज्वाइन कर लो, गैंग को ज्वाइन कर लो। अमेरिका पहुंच गया नासिर के पास कि भाई अपने गैंग को ज्वाइन कर लो। इसने बोला क्यों? वो है ना बोले तेरा बच्चा, इसको हटा फिर ज्वाइन करूंगा। अमेरिका ने बोला नहीं यार, वो तो हमारे मतलब डियर एंड नियर वन है, उसको कैसे हटा दे, पॉसिबल नहीं है। फिर बोले भाग यहाँ से। फिर रशिया आया कि भावा, इसने बोला तू भी भाग यहाँ से। फिर नेहरू जी गए कि भाई, अरे बोले भाई तू ही तो मेरा भाई है। तो नेहरू और नासिर तो बड़े जबरदस्त मित्र है। नाम का नाम सुना आप लोगों ने बेटा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नासिर साहब वहां पे डिसाइड करते हैं कि ना तो मैं अमेरिका के गुट को शामिल करूंगा, ना तो मैं भाई साहब रशिया के गुट को शामिल हो जाऊंगा, मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जो थर्ड वर्ल्ड वाली कंट्री है उसमें रहूंगा। दोनों के साथ में अलाइनमेंट अपना नहीं है। अपना फोकस क्या है? इजिप्ट को डेवलप करवाना, ये अपना प्राइमरी फोकस है। तो अकॉर्डिंगली इसने टास्क अपने हाथ में उठा ली, और टास्क उठा करके इजिप्ट को डेवलप करने लगा। डेवलप करने का मतलब क्या है कि नासिर साहब बोलते हैं कि जो पुरानी तालीम है वो हटाई जाएगी और नई मॉडर्न तालीम लाई जाएगी। तालीम का मतलब समझते होगे बेटा? वेरी गुड, एजुकेशनल स्ट्रक्चर। पहले ऐसा होता था कि जो टिपिकल इस्लामिक एजुकेशन है वो दिया जाता था। मोहम्मद अली पाशा ने रिफॉर्म लिए थे, बट फिर भी वो पूरे नहीं थे। लेकिन ये आदमी ने बोला कि बहुत हो गया तमाशा, अब मॉडर्न एजुकेशन हम लोग देंगे। आप लोग ना बेटा पहले का इजिप्ट देखना एक बार कैसा था, यू विल रियलाइज कि आदमी ने क्या इजिप्ट को बनाया था। फिर एजुकेशन में रिफॉर्म किया, फिर ये आदमी ने बोला कि इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री में रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। ये आदमी ने थोड़े थोड़े वहां पे सोशलिस्ट मेजर उठाए। फॉर एग्जाम्पल ये आदमी ने डिक्लेयर किया कि जो लैंड ऑफ इजिप्ट है इट विल बी नेशनलाइज्ड। इसने लैंड को नेशनलाइज करवा दिया। अब अमेरिका केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था कि लैंड को नेशनलाइज करवा दिया, आगे क्या करना चाहता है। तो एक दिन नासिर आया, नासिर ने भाषण दिया कि यार अपने पास ना वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल है, प्रॉब्लम ये है हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एक नदी है जो इजिप्ट से पास होती है, बताओ बेटा, नाइल। नाइल का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हो, हम लोग खेती कर सकते हैं इजिप्ट में। लोग शॉक हो गए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हो। बोले डेजर्ट में खेती, इज इट पॉसिबल? बोले वेरी मच पॉसिबल। पॉसिबल है कि नहीं बेटा? वेरी मच पॉसिबल है बेटा। अगर आप लोग वैसा डेजर्ट वेजर्ट को क्लियर करोगे, पानी के अरेंजमेंट करोगे, तो ये लैंड भी फर्टाइल हो सकता है।
ये आदमी ने वहां पे प्रपोजल रखा कि हम लोग एक डैम बनाएंगे नाइल के ऊपर। कौन सा डैम? आसवान डैम। नाम सुना है आसवान का? बड़ा जबरदस्त डैम है, बहुत फेमस है आसवान डैम। इसको आसवान डैम बनाना था। अब जब ये आसवान डैम की इसने बात कही, तो बात करने के साथ पैसा चाहिए, आपको फंड चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो पहले तो अमेरिका के पास गया, अमेरिका को बोला कि जनाब आई वांट टू बिल्ड अ डैम। अमेरिका ने बोला ओके बिल्ड। बोले हाँ जनाब बिल्ड तो करूंगा, लेकिन आई वांट मनी, आई वांट फंडिंग फॉर दिस पर्पस। अमेरिका ने बोला यू वांट फंडिंग, देन स्टॉप अपोजिंग कंसेप्ट ऑफ इजराइल। इसने बोला नॉट पॉसिबल। फिर बोले गेट लॉस्ट। बोले ओके। ये चला गया, ये रशिया के पास गया कि रशिया भैया आई वांट मनी। रशिया ने बोले देखो यार अभी थोड़ी तंगी चल रही है, अब पैसा नहीं अभी। अरे बोले पैसा नहीं, ठीक है, बोले कोई बात नहीं। अमेरिका पैसा दे रहा था, उसने खुद से पैसे भेजे थे 2 ट्रक भर के, मैंने वापस करवा दिए। मैंने सोचा वो कैपिटलिस्ट है, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पैसा क्या लेना, अपना बोले अभिमान है। तो मैं स्वाभिमानी आदमी, मैं उनसे पैसा नहीं लूंगा। मैंने सोचा आप अच्छे हो, आपसे पैसा मांगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बोले डैम बनाने भी तो जरूरी है, अब उनका ही पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है बोले मैं निकलता हूँ, कोई बात नहीं, अब बैठो। बोले वो आगे चला गया। रशिया ने आवाज दिया इधर इधर। बोले क्या? ले बोले ले पैसे। बोले ठीक है। तो रशिया ने इसको पैसे दे दिया। जर्मनी ने पैसा ऑफर किया, जर्मनी खत्म है सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो ऑफर कर रहा है कि बेटा तू पैसा ले ले। बोले ठीक है लाओ पैसे। तो इसने पैसा जर्मनी से भी लिया था, इसने पैसा रशिया से भी लिया था। अमेरिका को जर्मनी का इशू नहीं है, और जर्मनी बेटा पहले दो पार्ट में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। अमेरिका को दिक्कत ये थी कि तुम कम्युनिस्ट लोगों से पैसा क्यों ले रहा है। अमेरिका ने इसको वार्न किया कि उससे पैसा क्यों ले रहा है। इसने बोला पहले किससे मांगा था? तुझसे मांगा था ना, तूने दिया नहीं इसलिए तो उनसे ले रहा हूं। अमेरिका का ऐसा जल भुन के राख हो गया। मीनवाइल हमारे माओ नाम के पर्सन है, नाम सुना माओ का? तो माओ नाम का जो आदमी है वो भाई साहब इधर अपने चाइना में कार्यक्रम कर रहा है। चाइना में कार्यक्रम कर रहा है का मतलब ये है कि वहां पे सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर। एक चांगकाई शेक नाम का पर्सन था और दूसरे हमारे माओ नाम के पर्सन थे, ये दोनों के बीच सिविल वॉर हुए हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने चांगकाई शेक को मतलब वहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया था। और आज का जो ताइवान देखते हो ना, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ताइवान को रियल चाइना मानता था। लेकिन हमारे नेहरू जी के अलावा नासिर साहब, ये दोनों व्यक्ति दुनिया के पहले है जो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ताइवान इज नॉट रियल चाइना, माओज मेनलैंड चाइना इज मेन चाइना। तो ये लोगों ने भाई साहब चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया, और चाइना वो जमाने में कम्युनिस्ट कंट्री बोल के इमर्ज होता है। अमेरिका को ये भी गुस्सा आया कि उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, रशिया कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट, तो दोनों को सपोर्ट कर रहा है। नेशनलाइजेशन ये भी सोशलिज्म का काम है, तू खुद तो कम्युनिस्ट नहीं है। नासिर ने बोला अजीब बात नहीं। फिर नासिर ने अमेरिका को बोला कि भैया आई वॉन्ट वेपन्स, कालीन भैया वेपन चाहिए। बोले फिर अमेरिका ने बोला कि वेपन दूंगा, बट तू किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? बोले सीधी बात है। बोले इसके खिलाफ नहीं, बोले भाग यहाँ से। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जा रहा हूं। वैसे बोले रशिया ने ऑफर दी थी। अमेरिका ने बोला मैं फिर भी नहीं लूंगा, भाग यहाँ से। ये भागा। अब ये जब भागा तो ये रशिया के पास गया, रशिया से भी वेपन लिए। जेकोस्लोवाकिया नाम सुना है क्या? ये जो जेकोस्लोवाकिया का नाम का देश है, जेक रिपब्लिक जिसको बोला जाता है बेटा, जेकिया। तो ये जो भाई साहब देश है, इससे इसने आर्म्स इंपोर्ट कर लिए। वो जमाने का कम्युनिस्ट देश है। तो रशिया कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट। अमेरिका को और गुस्सा आ रहा है कि तू कर क्या रहा है, उनके गुट में शामिल तो नहीं हो रहा है। इसने बोला नहीं, पहले आपके पास आया था, मना कर दिया ना आपने। तो अमेरिका का एंगर बढ़ते जा रहा है। ये आदमी ना कम्युनिस्ट लोगों के साथ दे रहा है, आसवान डैम बना रहा है, इजिप्ट को मॉडर्नाइज कर रहा है, लैंड का नेशनलाइजेशन कर रहा है। अभी अबुल गमाल नासिर का दिमाग खराब हुआ। इसने देखा कि यार सुएज कैनल अभी भी ब्रिटिशों का ओनरशिप है, और ब्रिटिश ये ना मतलब मेरे डे टू डे लाइफ में टांग अड़ा रहा है। जो कुछ भी मैं करने जाता हूँ वहां पे ब्रिटिश आके खड़े हो जाते हैं, किससे आम बुला रहा है, किती रुपए खर्च झाले आज, वो नेहरू से तेरी क्या बातचीत चल रही थी, तो एडविनाचा काय विषय चालला होता, वो ऐसा मतलब चल रहा था वहां पे। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब अब आपके क्या मसले हैं ना, मेरा डे टू डे, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। ब्रिटिश ने बोला नहीं, तुझे जो करना है तो ऐसे कैसे करेगा ना, सुएज कैनल वहां पे हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, करने नहीं देंगे। इसने बोला ओके, शाम को मिलना, बोले 4 बजे एक मीटिंग है। बोले कोई बात नहीं। ये आदमी शाम को 4 बजे रेडियो पे आया, और रेडियो पे आकर के सीधे माइक उठाता है और डिक्लेरेशन करता है कि आज के बाद ये जो सुएज कैनल है, इट विल बी नेशनलाइज्ड, डायरेक्ट नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनल। बात समझ रहे हो क्या? ओनरशिप किसका था? ब्रिटिश लोग, फ्रेंच लोग, वेस्टर्न पावर, उनका ओनरशिप है, और मेजर ओनरशिप ब्रिटिशों का है, फ्रेंच का भी है। और ये आदमी बोल रहा है कि भाई सुएज कैनल को क्या करूंगा, नेशनलाइज करूंगा। नेशनलाइजेशन का मतलब समझते हो ना बेटा, कि ओनरशिप किसकी रहेगी? स्टेट की रहेगी, मेरी रहेगी, मेरी। डायरेक्टली इसने डिक्लेयर किया। अब जैसे डायरेक्टली डिक्लेयर किया तो ब्रिटिश लोग वहां पे बैठे थे, वो अचानक से खड़े हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बोले हो नहीं सकता नहीं, हो गया, हो चुका है, भागो। बोले लोग हटाओ वहां से, तो मार दूंगा उनको। ब्रिटिश ने बोला दिस इज टोटली रॉन्ग, तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगी। बोले काहे के अंजाम पंजाम, मैं नहीं रहता, भागो यहाँ से। अब ब्रिटिशों को बड़ा गुस्सा आया,
ब्रिटिश फ्रेंच लोग वहां पे बहुत एंग्री हो गए। जो ब्रिटिश एम्बेसडर बैठा था इजिप्शियन कोर्ट में, उसने कॉल किया अपने गवर्नमेंट को कि जनाब पता चला क्या? बोले क्या? बोले इसने नेशनलाइज करवा दिया सुएज कैनाल। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले उसको समझाओ, थ्रेट दो, धमकाओ, डराओ कि नेशनलाइजेशन कैंसिल कर दे। ये लोग डरा रहे, धमका रहे कि बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, पटक के मारेंगे, ये करेंगे। नासिर बोल रहा जो करना करो, भागो बोले यहाँ से, डरता नहीं किसी के बाप को। तो ब्रिटिश फ्रेंच दोनों नासिर को फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि भाई इमीडिएटली वो कैंसिल कर, अदरवाइज अंजाम बुरा होगा। इसने बोला क्या होगा अंजाम? ने बोला हमारा एक बच्चा है, उसको बोलेगा वो सबक सिखाएगा तुझे। बोले कौन है बच्चा? बोले इजराइल है। तो ब्रिटिश और फ्रेंच ने इजराइल को फोन किया कि क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, पैलेस्टीन को मार रहे। अरे बोले उनको कितना मारेंगे, थोड़ा इजिप्ट को भी मारो, अटैक करो। बोले सुएज कैनाल को नेशनलाइज करवा दिया। इजिप्ट जैसे मतलब इजिप्ट ने नेशनलाइज किया, इजराइल ने निर्णय लिया कि हम लोग अटैक करेंगे भाई साहब इसके ऊपर। नासिर वाज कंप्लीटली शॉक कि ये आदमी क्यों आ रहा है ना। और वो वर्ल्ड के लिए भी आई ओपनर इवेंट था। पहले तो लोगों को डाउट था कि इजराइल इज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन अब लोगों को 100% पता चल गया कि वेस्टर्न कंट्रीज का ही 100% बच्चा है। जैसे इजराइल ने अटैक किया, उधर से ब्रिटिश और फ्रेंच लोग भी आ गए। नासिर साहब काफी काबिलियत के साथ वहां पे लड़ते हैं। बेटे 3 मेजर पावर है बेटा, एक तरफ ब्रिटिश है, फ्रांस है, इजराइल है, ये तीनों मिलकर इजिप्ट के ऊपर धावा बोल रहे हैं। नासिर साहब बेचारे बड़े परेशान। लेकिन जब उनके ऊपर धावा बोला गया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना सुएज कैनल का ही मैं इसमें भी यूटिलाइजेशन करूंगा। यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि सुएज कैनल विल रिमेन ब्लॉक फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, किसी को भी सुएज कैनल का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा, चाहे जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनमें ना ऐसे बड़े बड़े ये थी हेडलाइन कि सुएज कैनल को ब्लॉक करके रहूंगा मैं। इसने ब्लॉक भी कर दिया। ब्लॉक कर दिया का मतलब ये है कि सुएज कैनल से एक भी शिप जाएगी नहीं, और अगर गई मैं ब्लास्ट कर दूंगा, उड़ा दूंगा। ब्रिटिश फ्रेंच इनको बड़ा गुस्सा आया, इजराइल को गुस्सा आया, ये तीनों भी लोग उसको पटक पटक के मार रहे हैं। अब जब ये मसला हो रहा है, नासिर बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी गया ना, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, जो करना है वो कर लो। तो जैसे भाई साहब ये होने लगा यहाँ पे आक्रमण, नासिर ने फोन घुमाया कि मला खूब मारता है, प्लीज कुछ कीजिए। किसको लगाएगा फोन? ये लॉजिकली रशिया भैया। रशिया भाई ने ब्रिटिश और फ्रेंच को बोला क्या भूल तो नहीं गए रशिया क्या चीज है? और नासिर बोले हमारे छोटे भाई के जैसा ही है, बी वेरी वेरी केयरफुल, अंजाम गलत हो जाएगा। अब बोले हमारे पास एटम बॉम्ब भी है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ब्रिटिश फ्रेंच डर गए कि रशिया क्यों यहाँ पे टांग घुसट रहा है। लॉजिकली ब्रिटिश फ्रेंच भाग करके किसके पास जाएंगे? तो भागते भागते अमेरिका के पास चले गए। जनाब जनाब जनाब, अमेरिका वहां क्या हो गया गरीबों? अरे बोले वो यार नासिर कांड कर रहा है उधर, सुएज कैनल ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने बोला हाँ पता चला यार, मेरी भी शिप नहीं जा पा रही बोले वहां से, और मेरा जो बच्चा है ना इजराइल, उसकी भी शिप नहीं जा पा रही बोले वहां से, पता चला बोले मुझे। हाँ बोले पता चलो तो कुछ एक्शन तो लो। ने बोले इस पे क्या एक्शन लेना? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो जैसे ब्रिटेन फ्रेंच पहुंचे वहां पे अमेरिका के सामने, वो गिड़गिड़ा रहे कि एक्शन लो, अभी कभी बंद करो वो। अमेरिका को पता था कि अगर मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा, उधर से कौन आ जाएगा? रशिया। और दोनों अगर हम लोग आ जाए तो हम दोनों ही मारामारी करेंगे, बच्चे आवाजों में हो जाएंगे, हम दुनिया को तबाह कर देंगे। अमेरिका का दिक्कत क्या थी कि ये बेवकूफों की वजह से, बेवकूफ बोले तो कौन? ब्रिटिश और फ्रेंच। मेरी शिप अटकी पड़ी है, गंदा है पर धंधा है, मुझे इनसे कोई लेन देन नहीं, मुझे पैसा छापना है, आपके वजह से शिप अटक गई मेरी। तो ब्रिटिश और फ्रेंच को क्लियरली बोलता है अमेरिका कि देखो, द इश्यू ऑफ सुएज कैनल इज एन लोकल इशू, you should sort out on local basis, don't try to internationalize local issue. It was the warning given by America to British and French. British and French were totally shocked कि तू क्या बोल रहा है, हमसे जबान लड़ा रहा है। पहले ऐसा था बेटा कि दुनिया के मास्टर कौन थे? ब्रिटिश और फ्रेंच, they were the world power of the world. But after World War II, scenario has been changed. जो न्यू वर्ल्ड पावर है वो 2 बच्चे बन गए, एक रशिया है, दूसरा कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका बोले तो हमने देखा है बेटा ब्रिटिश का ही बच्चा है, बट अब वो जबान लड़ा है ब्रिटिशों के साथ, डायरेक्टली बोल रहा है कि लोकल इशू है, लोकल रहने दो, इंटरनेशनलाइज मत करो। तो इट वाज लाइक लास्ट ब्लो टू द सो कॉल्ड, इनकी वर्ल्ड पावर इमेज थी ना ब्रिटिश और फ्रेंच की, उसको लास्ट ब्लो है। अमेरिका उनको बोलता है कि बंद करो तमाशा, नासिर ने जो किया सही किया, भागो वहां से, बंद करो वो। ये ब्रिटिश फ्रेंच एकदम शॉक हो जाते, जब ये शॉक हो गए वापस आए और नासिर से बोला कि भाई ठीक है, तुझे तो पटक के मार रहा है, बड़े सारी हमको अब वापस जाना पड़ेगा, तू तेरा देख भाई, इजिप्ट तेरा है, आज के बाद हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो नासिर दो वो जो वार कर रहा है उसमें हार खा रहा है, बट जो उसका डिप्लोमेसी का लेवल है उसके वजह से भाई साहब सक्सेसफुल हो जाता है ब्रिटिश और फ्रेंच को सुएज कैनल से भगाने में। बड़े आदमी फिर भी डिसाइड करता है कि जो कैनल है वो तो अभी भी ओपन नहीं करूंगा, जो करना है वो कर दो, क्योंकि मेन मसला कौन है मेरा? इजराइल। फिर अमेरिका उसको बोलता है कि भाई तू एक के लिए सबको क्यों रोक रहा है ना, तू एक काम कर, बोले इजराइल की शिप मत आने दे, बट हमारी शिप एटलीस्ट आने दे। इसने बोला ओके, लेकिन उनकी नहीं आने दूंगा। तो इजराइल के लिए ब्लॉक रखा गया था, बट बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके लिए धीरे धीरे करके आदमी ओपन कर रहा है।
तो जैसे भाई साहब इसने विदाउट लाइक गेनिंग विक्ट्री बट स्टिल ही मैनेज टू, क्या बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच का डोमिनेंस है वो खत्म कर दिया, तो पूरा वर्ल्ड एकदम खुश हो गया कि वाह भाई वाह, आखिरकार कोई बाहुबली पैदा हुआ है। वो बाहुबली है नासिर। रुकेगा नहीं। तो सब लोग एकदम खुश कि आ गया हमारा आदमी, ये है नासिर, ये है नासिर, ये करके दिखाएगा भाई कुछ ना कुछ। एंड ही वाज लाइक यस, मैं ही करके दिखाऊंगा जो कुछ भी करना है। तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यार अब इजराइल का भी थोड़ा मसला सॉर्ट आउट कर दे, सुएज का तो तूने मसला सॉर्ट आउट कर दी। जो बेटा अभी हमने घटना डिस्कस की, इसको बोला जाता है सुएज कैनल क्राइसिस, याद रखना। ऑफ 1956 सुएज कैनल क्राइसिस, 1956 सुएज कैनल क्राइसिस कहां से स्टार्ट हुए थे? नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनल, जो अपना ये है नासिर है, नेशनलाइज्ड सुएज कैनल। वो नेशनलाइज करता है। प्रोटेस्ट कौन करता है बेटा? प्रोटेस्टेंट। अटैक कौन करता है बेटा? इजराइल, फॉलोड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अटैक्ड इजिप्ट, अटैक्ड इजिप्ट। क्वेश्चन यहां से मेंस में पूछा गया था बेटा, है डायरेक्ट डायरेक्ट। अटैक्ड इजिप्ट, अटैक्ड इजिप्ट। ब्रिटिश एंड फ्रेंच demanded help from America. अमेरिका बोले तो बेटा यूएसए। उसका आर्गुमेंट क्या था? व्हाट वाज द आर्गुमेंट? यू शुड मेंशन दैट आर्गुमेंट इनटू आंसर है बेटा, वो आपका आंसर को बेटर बनाएगा। व्हाट वाज द आर्गुमेंट? डोंट, वेरी गुड, इट्स लोकल इशू, डोंट ट्राई टू इंटरनेशनलाइज लोकल इशू, वो मेंशन करना, इट्स लोकल इशू, डोंट ट्राई टू इंटरनेशनलाइज लोकल इशू। बेसिकली अमेरिका डिनाइड हेल्प, अमेरिका हेल्प डिनाई कर देता है, अमेरिका डिनाइड हेल्प। अमेरिका डिनाइड हेल्प। नीचे मेंशन करना, इट वाज लास्ट ब्लो, लास्ट ब्लो टू the image of British and French as world power. British and French as world power. ब्रिटिश और फ्रेंच आज भी वर्ल्ड पावर है क्या? नो मोर, दे आर नो मोर वर्ल्ड पावर। उनसे ज्यादा ताकत अपने पास है आजकल, बात समझ रहा? इट वाज लाइक लास्ट ब्लो। पीपीटी में डिटेल में है, उसको देखना। इसको बोला जाता है बेटा सो कॉल्ड सुएज कैनल क्राइसिस ऑफ 1956। और अगर अबुल कमाल नासिर से सवाल आता है तो वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगी कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ आसवान डैम, है ना, उसके बाद में कम्युनिस्ट कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है, ही बिकेम मेंबर ऑफ नाम, वो चीजें आपको वहां मेंशन करना पड़ेगी। पीपीटी में सब है, एक बार गो थ्रू उसको कर लेना। तो अबुल कमाल नासिर अब नजर आ रहा था कि यही है भाई साहब मसीह। बट दिक्कत ये थी कि अभी भी इसराइल वहां पे पैदा हुआ है और अरब लोग चाहते हैं कि इसराइल भाई खत्म हो जाए और जो पैलेस्टाइन है दैट इज ओरिजिनल अरबों का लैंड, वो उनको मिल जाए। तो अरब लोग यही चाहते हैं। अब अरब लोग ये चाहते हैं, बट रशिया वहां पे केयरफुली ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि अमेरिका का इंटरफेरेंस है। और अमेरिका क्या कर रहा है कि हर जगह भाई साहब प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट सेटअप कर रहा है, तो प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप कर रहा है।
तो बेटा इराक नाम का एक देश है, ये इराक में प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी। जो प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इंस्पायर्ड बाय द सुएज कैनाल क्राइसिस, इराकी लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिया इन 1958, इंस्पायर्ड बाय सुएज कैनाल क्राइसिस। मतलब वो नासिर का जो अचीवमेंट था ना, इंस्पायर्ड बाय दैट इन 1958, पीपल ऑफ इराक revolted against pro-British king in the same year 1958. The people of Algeria revolted against, बता सकते हो बेटा किसकी पावर थी? अल्जीरिया कॉलोनी किसकी थी? अल्जीरिया, फ्रेंच। वेरी गुड, रिवोल्टेड अगेंस्ट फ्रेंच। तो नासिर ने सबके मन में कॉन्फिडेंस भर दिया, बाहुबली विद्रोह। तो रशिया ने देखा कि अब सब जो प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भगाया जा रहा है और राजा को हटा करके लोग अपने हाथ में पावर ले रहे हैं। तो रशिया ने सब गरीबों को बुलाया, अरबों को, कि गरीबों मिलना। तो आगे एकदम अल्लाह हबीबी अल्लाह हबीबी, रशिया बोल रहे ओके बैठो, बैठे हो। फिर बोले ठंडी वास्ते का? हाँ। बोले ऐसा गाउन पहन के है तो ठंडी लगेगी ना रशिया में। बोले कोई बात नहीं, शाल ओढ़ लो। फिर बोले गरीबों, वो इजराइल जब पैदा हुआ तो हमने सुना है, बोले कि पैदा होने के साथ तुम सबने मिलके वॉर कर दिया था उसके खिलाफ। बोले हाँ जनाब, बहुत मारा था इजराइल ने। हाँ। बोले वो तो सब जानते हैं, और मुझे ये भी पता है बोले कि तुम्हारा अगला प्लान भी है वॉर करने का। बोले हाँ जनाब, प्लान तो है। रशिया ने बोला फिर भी मैं जानता हूँ कि इजराइल तुमको पटक के मारेगा। अरब ने ऐसी करी। रशिया ने बोला कि गरीबों एक काम करो, तुम्हारे पास एक चीज है उसका इस्तेमाल करो। बोले क्या चीज? बोले तेल, ऑयल इस्तेमाल करो। हाँ। बोले दिया तो, अरे बोले दिया जल रहा है, वो क्या है? प्रॉपर यूटिलाइज करो। बोले क्या करना है? बोले ऑर्गेनाइज हो जाओ, ऑर्गेनाइज होकर के तय करो कि डिमांड कितना रहेगा, सप्लाई कितना रहेगा, प्राइस कितने रहेगी, मास्टर बन जाओ तेल के। बोले हमारा तेल बेचना है? अरे बोले तेल तो बेच ही रहे हो गरीबों, ऑर्गेनाइज होकर के तेल बेचो। बोले करना क्या है? बोले ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो। वेरी गुड। ओपेक, बताओ बेटा क्या है फुल फॉर्म है इसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये अरब लोगों ने मिलकर फॉर्म किया था। पहले उसमें केवल अरब कंट्री ही मेंबर हुआ करती थी। आज अगर आप मेंबरशिप देखो तो एक्सटेंडेड है। वेनेजुएला नाम का देश है, पता होगा शायद, वो भी उसका मेंबर है। और रशिया ने प्रेरित किया था इनको, कि इंस्पायर किया था कि जाओ और जाकर के ओपेक फॉर्म कर लो। ये लोगों ने फॉर्म कर लिया था और रशिया उनको बोल रहा है कि तुम लोग तय करो डिमांड कितना रहेगा, सप्लाई कितना रहेगा, रेट कितना रहेगा। रशिया जानबूझ के बोल रहा है कि थोड़ा जानबूझ के ना महंगा बेचो। जानते हो बेटा रशिया क्यों एनकरेज कर रहा है महंगा बेचने के लिए? रशिया को फर्क पड़ता है क्या? रशिया को फर्क पड़ता है क्या? रशिया के पास अपना तेल है खुद का, वो लोगों को बेचता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो बोले कुछ भी करो लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लो। अब रबू ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। समय आगे बढ़ा, नासिर साहब की मौत हो गई और नासिर साहब के बाद एक इजिप्ट के नए वहां पे प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है भाई साहब सादत। तो लोग अब सादत से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सादत हमारा लीडर बनेगा और सादत साहब लीडर बन के हमको इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। अब केवल हमको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमको भाई साहब पैलेस्टाइन को भी लिबरेट करना है, तो ये काम करके दिखाएंगे। अब सादत साहब और बाकी अरेबिक कंट्री इन्होंने एक मीटिंग ली और मीटिंग में डिसाइड किया कि इजराइल वैसे मानने वाला नहीं है, पीसफुल मेथड से हम लोग जा रहे हैं, इजराइल बात सुन नहीं रहा। हम यूएन में जाके चीख रहे, चिल्ला रहे कि लिबरेट द पैलेस्टाइन, यूएन हमको टपली खींच रहा है। अब कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? समय आया बेटा 1967 का, और 1967 के समय ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम वॉर करेंगे अगेंस्ट इजराइल। तो जितनी मेजर अरब कंट्रीज है, इजिप्ट है, येमेन है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, ये सब ज्वाइन हो गए और ये लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट इजराइल इन 1967। ये वॉर को बोला जाता है बेटा 6 डेट्स वॉर। अरब वर्सेस इजराइल, हाउ मेनी डेज बेटा? 6 डेट्स। बात समझ रहे हो? अरब की औकात समझ रहे हो? 6 डेज बोले तो क्या मतलब है इसका? कितने दिन में खत्म हो गया था? 6 दिन। बात समझ रहे हो? इजराइल ने केवल 6 दिन में अरबों को पीट दिया था।
केवल 6 दिन में। अच्छा, जब अरबों को पीटा, अरबों का बड़ा नुकसान हो गया। एक तो इसराइल का साइज और भी बढ़ गया। इसराइल ने अलग अलग रीजन भाई साहब हथियार लिए, अलग अलग रीजन। अलग अलग रीजन का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गाजा स्ट्रिप, नाम सुना है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। रोज आपका जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें ये सारे रीजन वहां पे न्यूज में आते रहते हैं। थोड़ा केयरफुली इसको याद रखना कि गाजा स्ट्रिप इसराइल ने इजिप्ट से कैप्चर किया था, फ्रॉम इजिप्ट, गाजा। उसके बाद सिनाई पेनिनसुला, नाम सुना है क्या? सिनाई, इस सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट का था, सिनाई पेनिनसुला। फिर आपने नाम सुना होगा गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स। जानते हो बेटा किससे लिया था? गोलान हाइट्स इस सीरिया से लिया था, ओरिजिनली सीरिया का था। गोलान हाइट्स इस सीरिया से ले लिया। और आपने एक नाम सुना होगा बेटा, वेस्ट बैंक, नाम सुना है क्या? वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन से छीना था। ये सब देशों का इतिहास अपने आप में बड़ा रीच है यार बेटा, सब के सब देश। लेकिन मॉडर्न पीरियड में सबके सब टपलियां खा रहे हैं। इसराइल सबको पीट रहा है, इतने रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया, इतना सबका सब रीजन। मतलब इसराइल का रीजन और बढ़ गया, अरब और परेशान कि ये क्या तमाशा हो रहा है। अब करे तो करेगा, अरबों को ना बड़ा बुरा लग रहा था। मीनवेल अरबों ने मिलकर के काम किया था कि एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि टू लिबरेट पैलेस्टाइन। आज भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, आज भी पैलेस्टाइन के कुछ रीजन उनके पास है। इट वाज लाइक क्रिएटेड बाय अरब कंट्रीज एंड डेडिकेटेड पर्पस टू लिबरेट पैलेस्टाइन। बता सकते हो बेटा क्या नाम है उसका? PLO, नाम सुना है क्या? PLO, वेरी गुड, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, अभी भी काम करती है, क्रिएटेड बाय अरब कंट्रीज कलेक्टिवली। उनका फंक्शन ही है कि लिबरेट करना है पैलेस्टाइन को, पैलेस्टाइन लिबरेट ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या हुआ कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया गया तो पीसफुल मेथड से काम करता है कि जनाब पैलेस्टाइन को लिबरेट कर दो। इसराइल के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि जनाब लिबरेट करो, इसराइल बोलता है नजदीक आओ, लिबरेट, फट भागो बोले यहां से। ये परेशान हो रहे हैं, ये पहले पीसफुल मेथड से काम कर रहे हैं, इनका बात कोई भी नहीं सुन रहा। फिर PLO ने डिसाइड किया कि जो अरब हमारे मास्टर है, पहली बात तो कॉन्टैक्ट हम उनसे ही तोड़ेंगे, क्योंकि जो अरब है मोस्ट ऑफ द नकली नजर आ रहा है हमको। ये मिलके भी वैसा इसराइल को फिनिश नहीं कर पा रहे, ये क्या ही करेंगे। तो बोले अब हम खुद रन करेंगे टेरर कैंपेन। PLO इनिशियल लेवल में टेरर कैंपेन रन करना स्टार्ट करता है। आपको पता होगा लेबनान नाम का एक देश है बेटा। एक बार लेबनान के ऊपर से एक फ्लाइट जा रही थी, इट वाज इजरायली फ्लाइट, और पता चला था कि उसमें इजरायली एथलीट बैठे हैं, ओलंपिक्स खेलने जा रहे थे। अब ये PLO ने बोला कि हमारे साथ इधर ओलंपिक्स खेल रहे, उधर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करोगे? दाग दो बोले मिसाइल नीचे से। ऊपर फ्लाइट थी, नीचे से मिसाइल मार दिया भाई साहब, प्लेन के 2 टुकड़े। मतलब ये मिसाइल ये ना पुराना गेम है बेटा इनका, बोर हो गई कि मिसाइल ही मार देते हैं। इसराइल एकदम शॉक, हमारे प्लेन को बढ़ा दिया, इसराइल ने इनको बम्बार्ड कर दिया। अब PLO ने बोला कि ठीक है बेटा, केवल प्लेन नहीं उठाएंगे, कुछ ना तेरे लोग भी अगवा कर लेंगे। कुछ इजरायली लोगों को ये लोगों ने पकड़ के लाया, उनको असैसिनेट कर दिया। तो PLO वहां पे वायलेंस का उन्होंने मतलब मेथड अपना ली, और वो एक्चुअली अरब कंट्रीज को प्रेशराइज कर रहे थे कि बेवकूफो, निर्लज्जो, कुछ करो, अटैक करो इसराइल के ऊपर। अब इनके ऊपर प्रेशर बना अरब कंट्रीज के ऊपर, उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा सा वायलेंस कम करो, हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे। समय आया 1973 का योम किप्पुर वॉर, योम किप्पुर वॉर 1973 बिटवीन बेटा हुम एंड हुम, अरब एंड इजराइल एज यूजुअल। और तुम ना योम किप्पुर, इसका क्या मतलब है भाई साहब? योम किप्पुर, योम किप्पुर इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ इजरायली जूइश पीपल। जैसे आपला गुढी पाडवा असतो ना, तुम्ही कसं पुरणपोळी दाबता त्या दिवशी, वैसा इनका योम किप्पुर होता है। वो दिन फेस्टिवल होता है, लाइक लोग नाचते हैं, गाते हैं, टोरा पढ़ते हैं, मतलब अच्छा एकदम फेस्टिव वाला माहौल होता है। अब ये बेचारे जूइश लोग वहां पे बिजी है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई टोरा पढ़ रहा है, पुरणपोळी खाता है। ऊपर से भाई साहब अरबों ने मिसाइल दाग दिए। अब जैसे मिसाइल दाग दिए, इनको बड़ा गुस्सा आ गया ये क्या हो रहा है। अब इसराइल ने दोबारा अरबों को पटक पटक के मारना स्टार्ट किया, और दोबारा अरबों को यहां पे भी हरा दिया। बट ये ना थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि योम किप्पुर वॉर को 2023 में कितने साल कंप्लीट हुए बेटा? सीसैट, इतना टाइम नहीं होता सीसैट में,
अरे गरीब हो, कितने साल कंप्लीट हुए? 50 ईयर्स। 1973 में हुआ था, 23 में भाई साहब 50 साल कंप्लीट हो गए, मतलब लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आपने, अगर आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आपको अगर थोड़ी बहुत पता होगा, वहां पे लोग स्टेटस स्टेटस खेल रहे थे, कोई सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन कर रहा था, कोई सपोर्ट ऑफ इजराइल कर रहा था। मेरे गांव के बच्चे स्टेटस रख रहे थे इजराइल के लिए, और देखो कि, तो आपको पता होगा हमास ने इनके ऊपर ये दाग दिए, मिसाइल दाग दिए, जानते हो क्या? इवन केवल मिसाइल नहीं दागे, पैराशूट से लोग भी अंदर चले गए थे हमास के, और हमास के लोग अंदर जाकर के कुछ इजराइल को उन्होंने होस्टेज बना करके भी लेके गया। जानते हो क्या आप लोग? जब वो वॉर स्टार्ट हुआ तो एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। बेसिकली वो म्यूजिक फेस्टिवल में रेव पार्टी थी। दुनिया के सबसे गंजड़ी लोग अगर कोई है, वो इजरायली है। एक पहले नंबर पे इजरायली आते हैं, दूसरे नंबर पे रशियन आते हैं, सबसे गर्दुले लोग है ये। कभी अगर आप मनाली जाओ, तो मनाली के पास एक मलाना नाम का गांव है, जानते हो क्यों फेमस है? हाँ, जाना मत बेटा आप लोग मुझे थोड़ा जीके ज्यादा है मेरा तो गांजा, अभी भी न्यूज भी थी, पार्वती फेस्टिवल वहां पे होता है, बड़ा गंदा काम करते हैं वो लोग। तो वहां पे अगर आप जाओगे ना, हर घर में आपको ऐसे 3-4 रशियन, 4-5 इजरायली पड़े हुए दिखेंगे, एकदम हैंग, गांजा फूकते वहां पे आके। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर इज ऑल अबाउट गांजा फूकना, ट्रांस वगैरह वगैरह। अपना जो वज्रयान बुद्धिज्म है ना, तो वज्रयान बुद्धिज्म का ये लोग मिसयूज करते हैं। वज्रयान बुद्धिज्म आई थी तो ना, वो गाड़ी के ऊपर फ्लैग लटके हुए होते हैं। तो उनका जो मंत्र होता है ओम मणि पद्मे होम, उसको लेकर के ट्रांस म्यूजिक बनाते हैं। ट्रांस म्यूजिक का मतलब जानते हो क्या? ट्रांस सुना है कभी आप लोगों ने? एक बार ट्रांस सुनना, और ट्रांस बेटा एक बार करके सुनना मत, गरीब हो, गंदी आदतें होती हो, बट एक बार अगर वो करके आप सुनोगे तो लिटरली ट्रांस में पहुंच जाओगे। ट्रांस का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रांस से समाधि, समाधिस्थ हो जाओगे आप, मर जाओगे सीधे सीधे। तो जब ये अटैक हुआ था 2023 लास्ट ईयर, हमास ने अटैक किया था, तो एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, लोग नंगा नाच कर रहे थे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई ड्रग खा रहा है पेट भर के, कुछ भी चल रहा है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली वो, मतलब फुटेज देखना, फुटेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। वो फुटेज अगर आप देखोगे ना, तो बुद्धा का ऐसा स्टैचू है, बुद्ध बेचारे बैठे हैं ऐसे, और उनके सामने नंगा नाच हो रहा है। मीनवाइल हमास ने आक्रमण किया, वही पटक पटक के किसी को काट रहे हैं, किसी को घर पे लेके जा रहे हैं। अब वैसे वायलेंस का इस्तेमाल करना, किसी को मारना काटना, ये बात तो ऐसे गलत ही है, बट डीप डाउन बिलीव में मुझे ना बड़ा अच्छा लगा था कि बुद्ध के सामने बैठ के नंगा नाच कर रहा है, इनको तो हमास में और 4-5 लात मारना चाहिए पटक पटक के। तो ये जो इजरायली लोग हैं, हुआ क्या कि अल्टीमेटली इसको 50 साल कंप्लीट होने वाले 2023 में, योम किप्पुर को। मोसाद 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 इतना बड़ा उसका नाम है ना, जो इतना वो एग्जैगरेटेड है कि मोसाद बहुत डेंजरस चीज है। अजिंक्य राजपूत ने इसराइल के खिलाफ कुछ बोला, मुझे भी मार सकते हैं, इतना डेंजरस है। बट यहाँ पे एक्सपोज हो गए कि 50 साल होने वाले थे, फिर भी आप कर क्या रहे थे? ये हमास आई, मिसाइल तो दागे, आपके लोगों को उठा के लेके गया, होस्टेज बना दिया, अभी तक भी पड़े हुए उनके पास हो, आप कर क्या रहे थे? तो लास्ट ईयर बेटा वार स्टार्ट हुआ, अभी तक भी वार चल रहा है। गाजा में क्या हो रहा है आपको पता होगा। उसके बाद अभी अभी कल वो अपना हिजबुल्लाह उन्होंने आक्रमण कर दिया, वो भी आपको पता होगा। परसों वो हमास के लीडर को मार दिया गया, वो भी पता होगा। वो ये वार का अभी आउटकम आ रहा है, ये वार, इसको 50 साल हो गए इसलिए वो हो रहा है। बट इसके बाद क्या हुआ था 1973, यहां पे भी अरब हार गए। अरब हार गए, अरब जैसे हार गए, इजराइल ने जितने अपने एरियाज थे सबको रिटेन कर लिया। इजराइल एकदम खुश, अमेरिका एकदम खुश, पूरा दुनिया केयरफुली वॉच कर रही है। रशिया ने अरबों को फोन किया कि अल हबीबी, बोले अल हबीबी, बोले मिलने आओ, बोले कहा, बोले कम टू रशिया हबीबी, बोले ठीक है। रशिया पहुंच गए, रशिया पहुंच गए, रशिया ने उनको लाइन से खड़ा किया, खड़े खड़े हुए, फट सबको मारे। बोले जनाब क्या? बोले दोबारा हार गए, तुमसे यही उम्मीद नहीं की थी हमने। बोले लेकिन हमने खुद से यही उम्मीद की थी सर कि इजराइल से हम जीत नहीं सकते। रशिया ने बोला कि देखो यार गरीबों भिखारियों, तुम ना डायरेक्ट वारफेयर कर रहे हो, इसमें जीत नहीं पा रहे, थोड़ा बोले अकल का इस्तेमाल करो। बोले अकल वो क्या होती है? अरे बोले अकल जो तुम्हारे पास नहीं है, बोले लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी चीज है। बोले क्या है जनाब? बोले तेल। बोले इस्तेमाल करो उसको। बोले सर कल तो दिया जल रहा है। अरे बोले दिया जल रहा है, इस्तेमाल करो। बोले कैसा नहाना है? बोले तेल से। अरे बोले गरीब हो, तेल है, दुनिया को दिखा दो कि अरबों का ताकत क्या है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, तुमको बोल रहा है ना कि इजराइल को नहीं करेंगे, तो जैसे बोले इजिप्ट ने उनके लिए अब सुएज कैनल ब्लॉक करके रखा है। सुएज कैनल ब्लॉक ही कर दिया था 67 के बाद, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अलाउड ही नहीं था, जाओ घूम के आओ, बोले अब अफ्रीका से जाओ। तो जैसा बोले इजिप्ट कर रहा है, तुम सब मिलके बोले ऑयल का वैसे इस्तेमाल करो, दुनिया को उनके घुटने पे लाओ, दुनिया को पता चलेगा अरब क्या चीज है, कोई पंगा नहीं लगा बोले तुमसे। तो अरबों को बात समझ में नहीं आ रही थी। रशिया ने खुल के बोला कि गरीबों जाओ और जा करके ऑयल के सप्लाई कट कर दो, डिमांड है उतनी ही बरकरार रहेगी, प्राइजेस इतने बढ़ेंगे कि सब तुम्हारे आके भाई सब तुम्हारे घुटने चाटेंगे। बोले क्या बात कर रहे हैं जरा? बोले करके तो देखो, जाओ बोले डिमांड सप्लाई कट कर दो, प्रोडक्शन ही रोक दो ऑयल का, जाओ बोले चले जाओ जल्दी। अब ये लोग चले गए, प्रोडक्शन रोक दो, रशिया इनको एनकरेज कर रहा है कि प्रोडक्शन रोक दो।
प्राइस बढ़ जाएगी। रशिया एकदम निश्चिंत है, एकदम निवांत है, उदय तिकडे काही पण, क्योंकि रशिया के पास अपना तेल है, वो कितनी भी प्राइस बढ़ी तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रशिया ने इनको भड़का दिया, ये लोग घर पे आए, घर पे आके ओपेक की मीटिंग ली और ओपेक ने डिसाइड किया कि हम लोग भाई साहब ऑयल का प्रोडक्शन रोक रहे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके ऊपर इकोनॉमिकल एम्बार्गो डाल रहे हैं। एम्बार्गो का मतलब जानते हो क्या? एम्बार्गो इज इकोनॉमिकल बॉयकॉट, बॉयकॉट कर रहे हैं और ऑयल हम बेचेंगे नहीं, जो करना है वो कर लो। अब जैसे भाई साहब इन्होंने ऑयल का सप्लाई रोका, ऑयल का प्रोडक्शन रोका, पूरी दुनिया शॉक, पूरे दुनिया में ऑयल शॉक्स होते हैं। ऑयल शॉक्स जानते हो बेटा क्या चीज है? आप लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी ये चीज आप पढ़ोगे, और इंडियन ऑयल शॉक्स अपना 1973 सप्लाई खत्म हो गया ऑयल का, बंद कर दिया लोगों ने प्रोडक्शन। तो जो पेट्रोल बेटा आज 105 रुपए लीटर से मिल रहा है, अगर सप्लाई नहीं है क्या लीटर से मिलेगा? 1000 रुपए लीटर से मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो ऑयल शॉक्स बोले तो भाई साहब वो इन्फ्लेशन को रेफर करता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वो ऑयल नहीं है उसके वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, हर चीज के प्राइस एकदम बढ़ गए, पूरा का पूरा दुनिया भाई साहब परेशान हो गया कि अरबो ये क्या कर रहे हो, किसने सिखाया तुमको ये? उनते ही सांगणार मैंने कोणी शिकवलं। रशिया एकदम वहां पे हंस रहा है, अमेरिका एकदम परेशान। अमेरिका के पास तेल है लेकिन अमेरिका वेट कर रहा है कि यार पहले इनका तेल यूज कर ले, बाद में अपना तेल निकालेंगे। अब वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान, इंडिया परेशान, चाइना सब 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 परेशान, केवल अरब खुश है और रशिया खुश है। तो अमेरिका सबसे पहले परेशान हुआ, और जब जब बात धंधे की आएगी तो अमेरिका ना मतलब एकदम वो होता है ना ते काही लोक नसतात का एकदम पुढे पुढे करणारे, अमेरिका वैसा है। अमेरिका ने अपना एक डेलीगेशन रैपिडली भेजा कि इजिप्ट जा और जाकर के सादत मियां से बात कर कि क्या कर रहा है सादत। अब रैपिडली भाई साहब सादत में कि मियां के पास अमेरिकन डेलीगेशन आ गया और रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जो ऑयल शॉक्स है ना हटा दो, जो ऑयल का प्रोडक्शन आपने रोक रखा है इसको बंद करो। सादत ने बोला नहीं करूंगा, जो करना है वो कर ले। बोले देख यार बड़ी गलत बात हो रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और तू जानता है बोले कि ऑयल हमारे पास भी है, वो तो बोले हम लोग यूज नहीं करते, बट बाकी गरीब देश परेशान हो। देख बोले इंडिया कितना परेशान हो गया, इंदिरा जी कितनी बेचारी परेशान है, फोन कर रही है हमको रिपीटेडली, रशिया को फोन कर रहे हैं प्लीज बोले उनके गरीबों के लिए कुछ काम कर। सादत ने बोला मैं नहीं करूंगा, ये इस्रायल नाम का देश बना दिया बोले, डोक्याला ताण लावला आमच्या, जब भी बोर होते दो टपली खींच के मारते। पीस नहीं है बोले, अगर पीस नहीं है सुएज कैनल पे ब्लॉक रहेगा और सुएज कैनल के अलावा आपको मैं तेल भी नहीं बेचूंगा। तो अमेरिका सादत को बहुत आगे पीछे करने लगा, सादत को कन्विंस करने लगे की जनाब मान जाओ मान जाओ मान जाओ। सादत धीरे धीरे अमेरिकेच्या बाटलीत यायला सुरुवात झाली, क्योंकि सादत ने सोचा कि इस्राइल के साथ ना हम लोगों ने 3 वॉर किए, 3 क्या मिला? 0 है ना। कितने लैंड हमने गेन किए? 0। उलट हमारे लैंड चले गए, सिनाई गाजा ये इनका था, इजिप्ट का, ये परेशान थे। तो सादत थॉट कि इजराइल के साथ ना कितने भी आप वॉर करो उसका कोई आउटपुट आने वाला नहीं है, बेटर टू इंश्योर पीस बाय साइनिंग अ पैक्ट विद इजराइल। अमेरिका ने बोला बेटा अब लिया तूने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय, तो मिल हमको, हम मिलके पैक्ट मीडिएट करेंगे। तो अमेरिका दलाल बना, अमेरिका दलाल बना बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, और एक एकॉर्ड हुए, उनको बोला जाता है कैंप डेविड एकॉर्ड। कैंप डेविड एकॉर्ड, कैंप डेविड एकॉर्ड of 1979 between बताओ बेटा इजराइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट का प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है बेटा उसका? सादत। कैंप डेविड अकॉर्ड, और दलाल कौन है? दलाल बोले तो मीडिएट कौन कर रहा है? अमेरिका ने मीडिएट किया था, कैंप डेविड अकॉर्ड। अकॉर्डिंगली मतलब अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड इजिप्ट एक्सेप्टेड इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। बात समझ रहे हो क्या? इट वॉज ब्लो टू अरब नेशनलिज्म। अरब शॉक कि हमारे पीठ में छुरा घोंस रहा है, ये क्या है? तूने इसराइल को हाँ बोल दिया कि राइट टू एग्जिस्ट करते हैं, गलत बात है। पूरे के पूरे अरब में सादत के खिलाफ लहर उठी, पूरे के पूरे अरब लोग रास्ते पे उतर गए कि किल द सादत, मार दो इसको, पकड़ के लाओ। स्पेशली लीबिया का जो डिक्टेटर था गद्दाफी, नाम सुना है क्या? ये गद्दाफी बड़ा डेंजरस था, उसको बड़ा बुरा लगा। उसने ये जो ये था अपना सादत, लिटरली पब्लिकली चौराहे पे उसके कान के नीचे एक बजा दी थी कि क्या कर रहा है तू, तूने पीठ में खूरा खोप दिया। ही वाज लाइक कि देखो भाई, आई वांट टू एश्योर पीस फॉर माय नेशन, आई वांट टू डेवलप माय नेशन। अभी जो पैन अरब नेशनलिज्म है अपने को उससे कोई लेन देन नहीं है, जो कुछ मेरा लेन देन है वो इजिप्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। अरबों को बड़ा बुरा लगा, तो बोले मोमेंट का क्या होगा, इजराइल पैलेस्टाइन को लिबरेट कैसा करेंगे?
इसने बोला तुम्ही तुमचं बघा, बट मैं ये मेरा काम कर रहा हूं। वहां पे बोले इजराइल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि पीसफुल विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स, पीसफुल विड्रॉल ऑफ Israeli troops from Sinai Peninsula. Peaceful withdrawal of Israeli troops from Sinai Peninsula under यूएस सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। यूएस ने बोला कि हमारे सैटेलाइट हम तुझे फोटो दिखाएंगे, तो जा रहे कि नहीं जा रहे। इजिप्ट एकदम खुश, अच्छा सैटेलाइट होता है, अरे बोले गरीब देख, बोले फोटो वोटो ले तो अंडर यूएस सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, अंडर यूएस सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, इन रिटर्न इजिप्ट ओपन्ड, बताओ, स्वेज कैनल फॉर इजराइल। भजनच्या आवाजाने बड़ा बड़ा भगवान का नाम क्यों ले रहे हो अभी आप? इजिप्ट ओपन स्वेज कैनल फॉर इजराइल, है ना? देखो भजन के चक्कर में एक पॉइंट भूल गया मैं, बताओ, भगवान ही याद दिला सकते मुझे पॉइंट बेटा। एंड इजिप्ट एश्योर्ड, Egypt assured oil supplies to Western world. These are Camp David Accord. मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपने मेंशन करना चाहिए कि सादत क्या करता है। सादत ने क्या किया बाय साइनिंग कैंप डेविड अकॉर्ड? पहली बात तो ही ब्रोक पैन अरब नेशनलिज्म। दूसरी बात, he assured peace for इजिप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने क्या देखा कि इजराइल के साथ में इतने बार लड़ रहा हूं ना, तो लड़के कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है। सारे के सारे लैंड एक तो हमारे छीने गए, लोग हमारे मारे गए, कंटिन्यूसली काम चलते आ रहा है। तो बेटर टू स्टॉप दिस वॉर एंड बेटर टू साइन पीस ट्रीटी। तो बेसिकली हम लोग ये काम करेंगे। अब ये काम करेगा जैसे उसने बात किया, तो जितने अरब देश है सबके बात बड़ी बुरी लगी, क्योंकि इजिप्ट बोले तो उनके लिए मसीहा था, नासिर का देश है, नासिर बोले तो उनका लीडर था। और तुम्हें अगर बाहर जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, गरीब क्या करेंगे? तो स्पेशली पीएलओ ने और वायलेंस बढ़ा दिया। लीबिया का जो हमारा ये था डिक्टेटर गद्दाफी, उसका तो दिमागी भेजा ही खराब हुआ। गद्दाफी पीएलओ से मिला, ये दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि सादत का गेम ही बजा देंगे। इसने छुरा खोपाया ना, इसको ही छुरा खोप देंगे, कुछ भी हो जाए। और वही हुआ, सादत वाज असैसिनेटेड बाय टेररिस्ट। उसको मार दिया गया कि तूने गलत काम किया है। बट वेरी फॉर्चुनेटली फॉर इजिप्शियंस कि अगला जो प्रेसिडेंट बना वो भी इजराइल के फालतू चक्कर में पड़ा नहीं। ही थॉट कि अपना इजिप्ट बच्चा है और हम बेटर है, हम लोग भाई साहब तरक्की करते जाएंगे। समय और आगे बढ़ा। अभी अरब लोग चाहते थे कि यार कभी ना कभी तो लिबरेट हो जाए, उनका काम चल ही रहा है। पीएलओ वहां पे बोल रहे कि लिबरेट करो, उसके बाद में और भी लोग बोल रहे कि लिबरेट करो, सभी अरब लोग बोल रहे कि लिबरेट करो, जो पैन मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी बोल रहा है कि लिबरेट करो। लेकिन लिबरेशन नहीं हो रहा, पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं और इजराइल नाकावर टिच्चुन करना रूल करत होता, और जब रूल कर रहा है उनको बड़ा हरास भी कर रहा है, पूरे के पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब ये समय आगे आगे बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि इजिप्ट को एक बात रियलाइज हो गई कि यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इनके साथ बात कर रहे हैं बट उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? अब बोले पीस एश्योर करवाओ, पीएलओ के साथ बातचीत करो। अगर पीएलओ के साथ बातचीत होगी तभी ये काम हो पाएगा। बोले ठीक है, पीएलओ के साथ बातचीत करते हैं और पैलेस्टाइन जो लोग हैं उनको भी वहां पे हम लोग रिकॉग्निशन देते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, स्पेशली नाम इंडिया को क्रेडिट जाता है कि हमने हमेशा से पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट किया है, ऑलवेज। इवन अभी का गवर्नमेंट भी अगर आप देखोगे ना, बीजेपी, वो भी पैलेस्टाइन के कॉज को ही सपोर्ट करते हैं हमेशा से। और दुनिया का अगर आप देखोगे जितने भाई साहब वहां पे लिबरल देश है वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो प्रो अमेरिकन देश है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप कर रही थी, ह्यूमन राइट्स वाले वहां पे बात कर रहे थे कि यार कुछ तो करो और पैलेस्टाइनियन लोगों को उनके थोड़े अधिकार दिला दो। इजिप्ट ने बोला ओके, इजिप्ट बोल रहा हूँ, इजराइल ने बोला ओके, हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। तो एक ओस्लो अकॉर्ड्स हुए बेटा, ओस्लो अकॉर्ड्स। ओस्लो अकॉर्ड्स बिटवीन
PLO and Israel. PLO and Israel, ओस्लो अकॉर्ड्स। ये हुआ था पहले 1995 में, सॉरी पहला 3 में होता है, दूसरा 95 में होता है। 1993 ओस्लो अकॉर्ड्स। Between Israel and Palestine, sorry PLO. So under this accord, PLO accepted Israel's right to exist. बात समझ रहे हो क्या? मतलब PLO ने एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब इजराइल को अधिकार है एग्जिस्ट करने का, इजराइल नाम का देश है, एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। तो PLO एक्सेप्टेड इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। PLO के जमाने के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम याद रखना, उनका नाम है यासिर अराफत। बड़े जबरदस्त आदमी है ये। यासिर अराफत का डिप्लोमेसी का आउटपुट है ओस्लो अकॉर्ड्स। यासिर अराफत, तो he accepted Israel's right to exist. In return, Israel also accepted, in return, Israel accepted certain areas like Gaza Strip, very good, West Bank, and parts of Jerusalem will be given to Palestinians. Will be given to Palestinians. A dedicated administrative body, PA, Palestine Authority, will be responsible. A dedicated administrative body, PA, Palestine Authority, will be responsible to govern above regions. above बोले तो Gaza Strip and West Bank. PA will be responsible to govern above regions. एक चीज ऐड करना, the point to be noted that complete control over Gaza and West Bank, was denied by Israel. Complete control over Gaza and West Bank was denied by Israel. इसको अंडरलाइन करना, कंप्लीट कंट्रोल है ना, कंप्लीट कंट्रोल, उसको अंडरलाइन करना बेटा। was denied by Israel. तो रिलीजन का अगर है तो जो रिलीजियस फैक्टर है वो भी यहां पे क्रूशियल रोल अदा करेगा। इजराइल का जो राइटिस्ट फैक्शन है, नेतन्याहू, नाम सुना है इसका, इसके पहले के लोग, तो जो राइटिस्ट लोग हैं उनके बड़े फेमस स्टेटमेंट आते हैं कि एक सिंगल इंच ऑफ लैंड भी पैलेस्टाइन को देंगे नहीं। उनके स्टेटमेंट है कि सिंगल इंच ऑफ लैंड भी पैलेस्टाइन को देंगे नहीं हम लोग, पूरा लैंड हमारा है। एट द सेम टाइम पैलेस्टाइनियन लोगों का भी स्टेटमेंट है कि हम भी एक भी इंच ऑफ लैंड तुमको देंगे नहीं। बट PLO क्या कर रहा है कि PLO को बात समझ गई कि यार इतने बार हमने वॉर किए, हमने ऑयल शॉक देने की कोशिश की, पूरे दुनिया पे इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन यार इजराइल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो रादर देन प्रोलॉन्गिंग दिस वॉर, बेटर टू एश्योर पीस थ्रू साइनिंग दिस ओस्लो अकॉर्ड। एक्चुअली पैलेस्टाइनियन लोग पीस चाहते थे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो बेचारे वहां पे हताश होकर एक्सेप्ट करते कि ठीक है आपके देश को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इजराइल को आप भी हमारे देश को रिकॉग्नाइज कर दो। बोले ठीक है बेटा कर देंगे। कौन सा देश? गाजा स्ट्रिप, छोटा सा एरिया, और गाजा स्ट्रिप के अलावा वेस्ट बैंक का एरिया। लोगों मैं आपको मैप दिखाता हूं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा अप्रोच। देखो बेटा जब भी ये करते हो ना, आप मैपिंग करते हो तो बड़े सारे लोग ना मैपिंग में कंफ्यूज होते हैं कि सर मैपिंग का पढ़ाई कैसे करना है। मैपिंग का पढ़ाई एक दिन बैठ के होने वाला नहीं है, एक महीना बैठ के होने वाला नहीं है। मैपिंग का पढ़ाई साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं का कोई रेफरेंस आया आप उसको लोकेट कर लो, कि वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई गांव आया आप उसको लोकेट कर लो, तभी मैपिंग हो पाएगा, अदरवाइज मैपिंग होने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखो, उठेगा बेटा। विजिबल है क्या मैप? विजिबल है सभी को, एवरीवन? अगर मैप विजिबल होगा, इजिप्त नाम का देश है, सुएज कैनल है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है, ओरिजिनली पार्ट ऑफ इजिप्ट, बाद में चल के इजराइल ने लिया था लेकिन वापस दे दिया। प्रेजेंटली जो हमारे यूएन सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, पीस कीपिंग फोर्स, वो यहाँ पे होते हैं, जानते हो ना, ब्लू हेलमेट वाले अपने, तो वो यहाँ पे होते हैं, उनके अंडर ये है। फिर ये गाजा स्ट्रिप है, विजिबल है, एकदम छोटी स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप, विजिबल है बेटा गाजा स्ट्रिप, ये देखो इतना सा है, छोटा सा। फिर गाजा स्ट्रिप के अलावा ये देखो वेस्ट बैंक है, दिख रही है? तो गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ये लोगों ने छीना था, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ये लोगों ने छीना था, गोलन हाइट्स सीरिया से ये लोगों ने छीना था, और ये जो पूरा देश है ये पैलेस्टाइन से इजराइल ने छीना है। मतलब सब छीन छीन के अपना देश बनाया है। बात समझ रहे आप लोग? तो ये लोगों ने ऐसा बोला उस अकॉर्ड में कि ओके गरीब को पैलेस्टाइनियन आपको थोड़ा सा एरिया देते हैं, थोड़ा सा देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कितना? ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, और यरूशलेम आपको कैपिटल चाहिए ना, ईस्ट यरूशलेम आप लोग रख लो, ऐसे बात की गई थी, जो दिया नहीं गया था। बट मैंने वहां पे क्या बोला लास्ट में, एक स्टेटमेंट कि नॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस गाजा एंड वेस्ट बैंक। तो अराफत साहब थोड़े परेशान थे, और इजराइल ने कंप्लीट कंट्रोल क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि पीएलओ को अगर भाई साहब कंप्लीट कंट्रोल दे दें तो ये लोग ना यहाँ से वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेररिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉक्सी वॉरफेयर का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात वो, और दूसरी बात इजराइल के मन में यह भी डर था कि जो हमारा राइटिस्ट फ्रैक्शन है, अगर पूरा ये लैंड पैलेस्टाइन को दे दिया तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे, तो भाई साहब उनको खुश करने के लिए भी छोटे छोटे पार्ट्स इनके देना पड़ेंगे। तो 1993 में छोटे छोटे पार्ट दिए गए। पीएलओ ने एक अथॉरिटी क्रिएट की जिसका नाम है पीए, अभी भी है यहाँ, उसका नाम है पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी, वो गवर्नमेंट रन करती है। अब पीए ने जब गवर्नमेंट अपने हाथ में ली तो पीए ने पहले ही दिन बोला था कि आज के बाद टेररिस्ट एक्टिविटी गिव अप, पीसफुल मेथड से पैलेस्टाइन को हैंडल करेंगे। और पीए बड़ा अच्छा काम भी कर रहा था, इतना अच्छा काम कर रहा था कि जितने इंटरनेशनल लेवल पे पैलेस्टाइन का कॉज है वो और उठ गया। इंडिया सपोर्ट करने लगा कि पैलेस्टाइन देश बना, चाइना बोलने लगा कि यार पैलेस्टाइन सही है, रशिया बोलने लगा कि हाँ यार पैलेस्टाइन सही है, पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है पीए को प्रेज कर रहा है। इजराइल ये देख रहा है और इजराइल देख के पागल हो रहा है कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये तो गलत है। और ये लोगों ने टेरर गिव अप कर दिया, ये भी गलत है। अब करे तो करे क्या, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये लोग अच्छा काम करते रहे तो इंटरनेशनल लेवल से हम पे प्रेशर आएगा और हमको पूरा एरिया इनको दे देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। तो कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं अल्टीमेटली एक शैतान को क्रिएट करते हैं। जानते हो बेटा कौन सा शैतान है? वो है हमास। तो हमास हैड बीन क्रिएटेड बाय, बताओ, इजराइल का नाजायज बच्चा है हमास, जो कल परसों मारा ना आदमी को, तो वो तो आज का है, पहले के भी आपको लोग देखोगे ये इजराइल ने ही बनाया है। वाई? क्यों बनाया भाई साहब? टू काउंटर पीएलओ, क्योंकि पीएलओ शांत हो गया, शांत होकर के भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस गेन कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है, तो उनको काउंटर करने के लिए हमास बना दिया जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि देखो देखो ये पीएलओ ने बनाया है, और पीएलओ बना करके टेरर का इस्तेमाल कर रहा है, ये लोग टेररिस्ट है। कल मैं टीवी देख रहा था तो टीवी पे वो न्यूज आ रही थी कि उसको मार दे उसको। अब मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी थी पीछे, माँ बोले तो काला अक्षर बराबर है, तो वो टीवी वाले ना ऐसा बोल रहे थे। वो था अपना क्या नाम, ब्लैक एंड व्हाइट वाला आदमी, क्या नाम है, आज तक पे आता है, सुधीर चौधरी। वो बोल रहा था कि देखो बोले दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी, उसको इजराइल ने मार गिराया और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी माँ डर गई, खतरनाक आतंकवादी बोले, ये कौन है? बोला आतंकवादी था क्या, आतंकवादी बता रहे उसको। तो मेरे वहां को मैंने इतना ही बोला कि भाई एक कोई पर्सन का आतंकवादी अगर है तो वही सेम आदमी दूसरे पर्सन का हीरो भी हो सकता है। सही बात है गलत बात है? जैसे अपने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हमारे लिए हीरो है, ब्रिटिश उनको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश उनको बोलते हैं टेररिस्ट है। बात समझ रहे हो आप लोग? डिफरेंस है ना? तो डिफरेंस का मतलब ये है कि जो हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन है ये पर्पसली इजराइली बनाता है टू काउंटर पीएलओ, लेकिन पीएलओ पीसफुल मेथड से बात कर रहा है और पीएलओ बोल भी रहा है इजराइल को कि देख 2 साल तूने टेस्ट किया, अब पूरा रीजन हमको दे दे। तो 1995 में ये दूसरा ओस्लो अवार्ड साइन करते हैं, 1995। 1995 ओस्लो अकॉर्ड सेकंड। अगेन पीएलओ, पीएलओ बोले तो कौन है बेटा ऑन बिहाफ ऑफ पीएलओ? यासिर अराफत। एंड इधर कौन है बेटा? इजराइल। तो पीएलओ assured to give up terrorism
PLO assured to give up terrorism. PLO assured to give up terrorism. To give up terrorism. In return, Israel granted them complete control over. Israel granted them complete control over. बताओ बेटा. Israel granted them complete control over. बताओ बेटा. Very good. Complete control over Gaza Strip and West Bank and East Jerusalem. कभी कभी स्पेलिंग यूआई है, कभी कभी स्पेलिंग जे है, कंफ्यूज मत होना. यरूशलेम, जेरूसालेम एक ही चीज है. ईस्ट यरूशलेम इतना उनको दे दिया गया. पीएलओ बड़ा जबरदस्त काम करता है. पीएलओ शांति के मार्ग पे चलता है. पीएलओ शांति के मार्ग पे चलता है. पैलेस्टाइन लोगों का कॉज और बढ़ता है. लेकिन इजराइल हमास क्रिएट इन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था. अब इजराइल हमास को बोलता है कि क्या कर रहे हो. बोले कुछ नहीं जनाब. तो बोले कुछ करो, थोड़ा वायलेंस का इस्तेमाल करो, हम पे मिसाइल दाग दो. बोले किस पे. बोले हम पे, इजराइल पे मिसाइल दाग दो. बोले जनाब हम आप ही के बच्चे. बोले इसलिए तो बोल रहे तुमको हम पे मिसाइल दाग दो, सो दैट कि दुनिया में हम लोग चीख पुकारा करेंगे देखो 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 हम तो विक्टिम ऑफ वायलेंस है, विक्टिम ऑफ टेरर है, हमको कैसे मार रहे हैं लोग. पूरे दुनिया के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. बिलीव मी, मोस्ट ऑफ देम. ये रीजन में अमेरिका ने इतना अपना नाक घुसेड़ा है, इतना नाक घुसेड़ा है कि पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया. बर्बाद, खत्म. खत्म का मतलब सीरिया नाम का देश जानते हो बेटा आप लोग. फिर आपको पता होगा कि एक सद्दाम हुसैन नाम का व्यक्ति था, है ना, इराक का डिक्टेटर. ये सद्दाम हुसैन अगर आप देखोगे तो ही वाज सेकुलर पर्सन, वेरी सेकुलर. और सद्दाम हुसैन वाज मेंबर ऑफ बाथ पार्टी, जो मैंने गलती से कल लिखवा दिया था ना आपको, एक्चुअली उसका पार्टी. तो सद्दाम हुसैन का जो पार्टी है, इट वाज क्रिएटेड बाय अमेरिकन पीपल एंड अमेरिकन पीपल स्पॉन्सर्ड हिम. अमेरिकन प्रोमोटेड हिम कि तू डिक्टेटर बन जा. वो डिक्टेटर बन गया. अब सद्दाम हुसैन सेकुलर इतना है कि सद्दाम हुसैन के बेटे का नाम जानते हो क्या है. सद्दाम हुसैन के बेटे का नाम उदय है. उदय. उदय भाई अपने आलू ले लो, कांदा ले लो. उदय नाम है. उदय नाम कहां से आ गया. इंदिरा गांधी गई थी जब उनको बेटा हुआ था, तो सद्दाम हुसैन ने बोला था कि हमारे देश में ट्रेडिशन है कि आत्या, आत्या समझते, फूफी, तो आत्या नाम ढूंढते मैंने, आप नाम रख दो. तो इंदिरा ने बोला ओके उदय. बोले उदय भाई. उसके बेटे का नाम उदय है. बेसिकली ही वाज सेकुलर पर्सन, वेरी सेकुलर, गुड मैन. बट हुआ क्या कि अमेरिका ने उसको डिक्टेटर तो बनाया. अमेरिका वाज एक्सपेक्टिंग कि इराक है, तेल के कुएं, तो अपने अकॉर्डिंग एक्ट करेगा सो दैट तेल पे अपना कंट्रोल रहेगा. बट सद्दाम इज सद्दाम. कुछ समय के लिए उसने अमेरिका के अकॉर्डिंग एक्ट किया, बट उसको समझ गया कि अमेरिका अपना एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है. ये अमेरिका के खिलाफ जाने लगा. अच्छा, केवल अमेरिका के खिलाफ नहीं गया, जो प्रो अमेरिकन देश है उसने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया. सो कॉल्ड गल्फ वॉर वगैरह सुने होंगे बेटा आप लोगों ने. कुवैत के ऊपर इराक का आक्रमण आपने सुना होगा. तो अमेरिका को समझा कि यार मेरी बिल्ली मुझे ना सबक सिखाना पड़ेगा. अमेरिका ने पूरे दुनिया में ऐसा चीख पुकारा स्टार्ट कर दिया कि सद्दाम इज थ्रेट टू पीस, ही इज थ्रेट टू दिस वर्ल्ड एंड ही मस्ट बी चेक्ड. अमेरिका ने अपने आर्मी उतारी. आर्मी उतार करके इराक में भेजा. सद्दाम हुसैन की आर्मी को डिफीट किया. सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया. जब सद्दाम हुसैन को पकड़ करके लाया गया, और ला करके जब उसकी ट्रायल वरायल हुई थी ना, उसको पब्लिकली फांसी पे चढ़ा है, चौराहे पे. तो सद्दाम हुसैन ने मरते मरते बोला था कि मेरी एक आखिरी इच्छा है. बोले क्या. मैं बोला सूट कोट पे फांसी दो. ऐसा गरीब की तरह बनियान पे फांसी मत दो, सूट कोट पे फांसी दो. वो सूट कोट पे फांसी का मतलब क्या बताया गया. वो सिंबॉलिक है बेटा, सिंबॉलिक. क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन अभी भी घमासान चली रहा था. सद्दाम इतना पागल आदमी था कि कोई अगर वैसा वैसा मुसलमान उसके पास आ जाए, उसके सामने रो दे, गिड़गिड़ा दे क्या अत्याचार हो रहे पैलेस्टाइन के ऊपर, ये आदमी सीधे मिसाइल ही दाग देता जब बोर होता था. तब इतना डेंजरस आदमी था. वो सूट कोट पहनने के पीछे ये था कि भाई साहब कभी गिव अप मत करो अन्याय के सामने. मैं मरा हूं कोई बात नहीं. उसका ना एक यूट्यूब पे भाषण भी है, वो भाषण आप लोग सुन के देखना. अमेरिका को अमेरिका के मुंह पे गाली देने वाला आदमी था. अब ऐसे अगर आदमी रहेगा अमेरिका को पसंद नहीं आते. अमेरिका ने सद्दाम को पब्लिकली फांसी दे दी, पब्लिकली. अच्छा, जब पब्लिकली फांसी दी, अमेरिका ने कांड क्या किया कि इराक कंट्रोल में ले लिया आपने. बट डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे तो लोग कॉलोनियलिज्म चिल्ला देंगे. तो एक काम करो कि प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पे बना दो. पहले सिस्टम क्या थी कि इराक अगर आप देखोगे ना, इराक की बात हो रही है बेटा, ईरान नहीं. तो इराक भी अगर आप देखो तो वहां पे शिया सुन्नी मिक्स पॉपुलेशन है. अब शिया सुन्नी मिक्स है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है
कि सुन्नी वहां पे गवर्नमेंट है और शिया अपने लोग बने रहते हैं। सद्दाम खुद सुन्नी था, उसका गवर्नमेंट भी सुन्नी था। अमेरिका ने क्या किया कि सद्दाम को मारने के बाद उसका जो सुन्नी गवर्नमेंट है उसको हटाया, और हटा करके भाई साहब नया गवर्नमेंट प्रमोट किया जो शिया गवर्नमेंट था। शिया, अबे मुसलमानों के अपने आंतरिक वहां पे मामले हैं कि शिया सुन्नी ये क्या है। तो शिया गवर्नमेंट जैसे इराक में आया, उन्होंने पहला रिजोल्यूशन यही लिया कि जितने सुन्नी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है आज के आज घर पे जाओ, डिसमिस, गेट लॉस्ट। जॉब चला गया आपका। किसका जॉब चला गया? गवर्नमेंट का। आपने तो बचपन में सुना होगा कि सिक्योरिटी अगर चाहिए तो कौन सा जॉब अचीव कर लो भाई साहब? गवर्नमेंट का, है ना। गवर्नमेंट जॉब वाले को लड़की भी देते हैं लोग अपनी, घे बाबा सिक्योर रहे। बट उनको क्या पता कि कभी कभी गवर्नमेंट भी खतरे में आ सकती है। तो गवर्नमेंट खतरे में आ गई और सभी सुन्नी लोगों को भगा दिया गया। नाउ यू कैन इमेजिन कितना पेनफुल है। जस्ट एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक मित्र था। अब एक बार ना, मतलब वो आज से कम 9-10 साल पहले की बात है, आरटीओ का एग्जाम हुआ था। और वो आरटीओ का एग्जाम एमपीएससी ने लिया था, बड़ा थर्ड क्लास एग्जाम था। मतलब 1 मार्क पे कट ऑफ था, मतलब जाओ पास हो जाओ ऐसा ही था। तो मेरा एक मित्र गया, पास हो गया, और उसने मुझे फोन किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले थैंक यू। बोले क्यों? क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोलने लगा? अरे बोले तेरा भाई आरटीओ बन गया। अब मेरा कलेज होगा ना बेटा, ऐसा अटैक आ गया छोटा कि ये क्या है आरटीओ बन गया है। ठीक है यार। फिर उसका 8 दिन के बाद और मुझे फोन आया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले थैंक यू। मतलब क्यों? अरे बोले तेरे भाई की शादी भी फिक्स हो गई। हाँ क्या बात कर रहा है? बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं वो जमाने में पढ़ाने के लिए नया नया शुरू हुआ था। मैं सुबह सुबह आता था, न्यूज़पेपर आते तो मैं सब पढ़ के बैठता था। तो मैं एक दिन सुबह सुबह लेक्चर के लिए पहुंचा। मैं नया ना था तो पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाया करता था, ऐसा लेट नहीं आता था तो मैंने न्यूज़पेपर उठा लिया, और न्यूज़पेपर उठा करके मैं हेडलाइन पढ़ी मैंने। तो हेडलाइन ये थी कि भाई साहब जो आरटीओ का एग्जाम लिया था वो कैंसिल हो गया, घर पे जाओ। अब मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मैं बड़ा खुश हो गया कि यार एक्सपेक्टिंग इस कॉल ये तो कॉल करेगा। उसने मुझे कॉल किया कि अरे भाई बोले पता चला क्या? नहीं पता नहीं। बोले क्या? अरे बोले यार बहुत ही दुखद घटना हो गई। क्या हो क्या? अरे बोले एग्जाम कैंसिल हो गया। ओ क्या बात कर रहा है तो लगे हाँ यार। ठीक है कोई बात नहीं, तो आजा दिल्ली जाएंगे दोबारा। बोले ठीक है जाएगी दिल्ली उल्ली, देखिए अब करना क्या है। बोले हाँ तो आ तो जा। फिर इसका मुझे 8 दिन के बाद और एक फोन आया कि बोले भाई पता चला क्या? मैंने बोला नहीं। अरे बोले बड़ी दुखद घटना, शादी भी टूट गई बोले तेरे भाई चल तो आजा दिल्ली जाएगा। अरे बोले कहाँ आएगा दिल्ली, अब तो बोले इधर नक्सली बन जाऊंगा मैं गवर्नमेंट का गुस्सा आ रहा है मुझे। तो I can realize the level of discontent, unrest he had. Similarly, I can feel the pain of Iraqi people. कि पहले सद्दाम का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सुन्नी था। अमेरिका ने वहां पे कांड किया, कांड करके वैसे गवर्नमेंट को हटा दिया और नया शिया गवर्नमेंट प्रमोट कर दिया। शियाओं ने कांड किया कि जितने सुन्नी ऑफिसर है सबको घर पे भेज दिया कि भागो घर पे। ये सब लोग घर पे चले गए भाई साहब। अब जब ये सब लोग घर पे चले गए तो देवर लाइक कि भाई करे तो करे क्या, डिस्कंटेंट है, अनरेस्ट है, क्योंकि बच्चे भूखे मर रहे हैं ना हमारे सामने, कुछ करना पड़ेगा, अपने राइट गेन करना पड़ेंगे। तो जो ये एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो लोग सब साथ में आए और साथ में आके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ISIS, ISIS नाम सुना है इसका? ये भाई साहब अमेरिका के कांड का नतीजा है, बात समझ रहे हो? फिर बाद में ISIS में क्लेम कर दिया कि हमको इराक और सीरिया, यहाँ पे पूरा का पूरा एक रीजन बनाना है, पूरा लैंड बनाएगी, इस्लामिक स्टेट बनाएगी इराक और सीरिया। अमेरिका इनको ISIS बोलता भी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे इनको क्या बोला जाता है जानते हो? इनको लेवांत बोला जाता है, क्योंकि लेवांत मॉडर्न डे को एग्जिस्ट नहीं करता। ISIS जो है इराक और सीरिया मॉडर्न डे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका क्लेम था कि इराक और सीरिया पे गवर्नमेंट बनाएंगे, स्पेशली सीरिया में कि ISIS ने बड़े कांड कर दिए। उनका एक पर्सन था, उसका नाम था अबू बकर अल बगदादी। तो जो अबू बकर अल बगदादी है उसने सीरिया कैप्चर भी कर लिया था। अमेरिका ने जैसे देखा कि सीरिया कैप्चर कर लिया, अमेरिका ने और नाक घुसेड़ी। लेकिन वो अफगानिस्तान के बाद वो लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग कभी अब डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका अफ्रीकन अपने अफगानी लोगों ने बड़ा पटक पटक के मारा था उनको, तो भाई अब डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं होगा। फिर बोले अब क्या होगा? अब एयर स्ट्राइक होगा, अबू बकर अल बगदादी को सबक सिखाया जाएगा। अब एयर स्ट्राइक की बात अगर आप करोगे बेटा, यू कैन इमेजिन कितना दर्दनाक है। फॉर एग्जाम्पल अजिंक्य राजपूत टेररिस्ट है, और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चला कि अजिंक्य राजपूत ये बहिरटवाड़ी के बिल्डिंग में है। तो बोले ठीक है एयर स्ट्राइक होगा। केवल अजिंक्य राजपूत मरेगा क्या? केवल आप लोग मरोगे क्या? ये बिल्डिंग भी टूटेगी। कितने मेहनत से बनाई है, कितना पैसा खर्चा किया है, और अगर यहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया बाकी सारी कंपनी पहले दिन में बंद हो जाएगी कि रन होगी बेटा हो। अरे डर जाएंगे ना लोग, बात समझ रहे हो आप लोग? बिलीव में बेटा, जो सीरिया नाम का देश है, अमेरिका ने 75% सीरिया फिनिश कर दिया, खत्म, खत्म है खत्म।
अब केवल अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टेररिस्ट लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका है। अच्छा, रशिया की भी एंट्री हो गई थी, क्योंकि होता क्या है कि वहां पे ऐसे दो लोग थे, पावर गेम दो लोग खेल रहे थे, एक प्रो अमेरिकन है, लॉजिकली अगर एक प्रो अमेरिकन रहेगा दूसरा कौन रहेगा, प्रो रशियन, और रशिया अमेरिका दोनों बोल रहे हैं कि हम टेररिज्म को अपोज कर रहे हैं, पर रशिया की अपनी एक पार्टी है, अमेरिका की अपनी एक पार्टी है। तो रशिया ने जैसे प्लेन लेके आए, अमेरिका ने लेके आया, रशिया ने उसके ऊपर प्लेन लेके आए, हम भी बोले स्ट्राइक करेंगे, अमेरिका ने बोला बी केयरफुल, नीचे हमारे प्लेन है, बोले इसीलिए तो कर रहे हैं। इनका वो भी गेम वहां पे चलता रहता है, बट उनके गेम में अगर आप देखोगे, ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है बड़ा परेशान है, बहुत परेशान। वो टेररिस्ट बोलते हैं हमको ये करना है, अमेरिकन बोलते हैं हमको पीस एश्योर करना है, रशिया बोलता है हमको कुछ करना है। फिर सीरिया पे जब आक्रमण होने लगे, सीरिया बेचारा बहुत डिस्कंटेंट में चला गया, सीरियन लोग सीरिया छोड़ के भागने लगे। अब मैप मैंने आपको दिखाया, मेडिटेरियन सी है, वहां क्रॉस करोगे सीधे ऊपर यूरोप जाओगे, क्योंकि यूरोप इज द क्लोजेस्ट लैंड। फिर ये लोग बेचारे इलीगल शिप में बैठ रहे हैं, और शिप में बैठ करके यूरोप पहुंच जा रहे हैं। और यूरोपियन लोगों को वो भी गुस्सा कि भिखारी हो, हमारे देश में क्या कर रहे हो। यूरोपियन लोग उनको शूट कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। कि यूरोपियन भिखारी अपने देशों में आए थे तब हमने ऐसा बोला था क्या, और ये लोग आए थे कि नहीं आए थे, आए थे, फिर हमने गोली मारी थी क्या उनको, हम तो रोटी खिला रहे थे उसको, आड़ो तो रात पे उसको पाउंचर दिला अपन, आणि हे भगाए, गोली बिली मार के भगा देते हैं। मतलब कांड करो, कांड करके लोग अगर आपके पास है तो क्लेम कर दो टेररिस्ट है, मुसलमानों को ऐसा बता दो कि पूरा का पूरा कौन टेररिस्ट है। ये सारे के सारे कार्यक्रम भाई साहब अमेरिका ने किए हैं, नॉट इवन सिंगल, मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों ने बनाई है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये है कि अलकायदा जानते हो, अलकायदा, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इरा रशिया कॉन्कर्ड अफगानिस्तान, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इरा। अब रशिया ने जब वो कॉन्कर किया था, तो रशिया का ना एक पॉलिसी होता है बेटा, उसको बोला जाता है द ग्रेट गेम पॉलिसी। रशिया का अपना एक इशू है कि उसके जो नॉर्थ वाले पोर्ट है वो सारे के सारे फ्रोजन है, तो दे आर लाइक ऑलवेज इन द सर्च ऑफ ऑल वेदर पोर्ट, कि ऑल वेदर पोर्ट कहां पे मिलेंगे। तो उनका पॉलिसी क्या होता है कि जो साउथ ऑफ रशिया वाले गरीब गरीब स्टेट है उन पे अटैक करो और पोर्ट पे ऊपर कब्जा कर लो। तो रशिया का प्लान ये था कि पहले अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान के बाजू में एक भिखारी देश है उन पे कब्जा करेंगे, पोर्ट मिल जाएगी अपने को दोनों के, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब रशिया ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे, अटैक वटैक कर दिया, कैप्चर भी कर दिया, और रशिया ने वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी थी कुछ समय के लिए। अफगानी लोगों को पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा है कम्युनिस्ट बन के, बोले या अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है बोले। बोले कम्युनिज्म होता क्या, बोले वो नहीं पता अपने को। तो अफगानिस्तान के ऊपर रशिया का कब्जा है, लॉजिकली पाकिस्तान डर जाएगा, पाकिस्तान बहुत डर गया। कोल्ड वॉर के पीरियड में जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भाई साहब, पाकिस्तान ने अपना नया बाप ढूंढ लिया था, अमेरिका, भारत को भूल गए थे थोड़ा, तो अमेरिका के पास चले गए। अब जैसे अमेरिका के पास चले गए, पाकिस्तान ने फोन किया कि बोले हमारा बीपी लो है। अमेरिका ने बोला क्यों, अरे बोले रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर धावा बोला, कल चल के बोले हम तक आएंगे, रोको बोले उसको। अमेरिका ने बोला भाई डायरेक्ट अगर मैं आया तो रशिया मुझे पटक के मार देगा, हम दोनों एक दूसरे को मार देंगे, मैं डायरेक्ट नहीं आऊंगा। पाकिस्तान ने बोला अब्बू कुछ तो करो, बोला इंडिया, नहीं बोले नहीं अब्बू। बोले ठीक है करते हैं, आते हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान ये दोनों अफगानिस्तान पहुंच गए, रशियन लोग मौजूद थे वहां पे। तो अमेरिका और पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान के जो ट्राइबल है, वो देखे आप लोगों ने ऐसे नाचते हो AK-47 लेके, तो वहां के जो ट्राइबल है उनको ट्रेन किया है अमेरिका और पाकिस्तान ने टू फाइट अगेंस्ट रशिया। हमारी आर्मी ने उतारेगी, तुम सीख लो। उनको AK-47 दी, वो गोलियां चला धाड़ धाड़ धाड़, मजे ले रहे भाई साहब। अब इनको सिखा रहे। रशिया 3 साल तक अफगानिस्तान में था। 3 साल के बाद रशिया रियलाइज किया दीज आर फ्यूटाइल एफर्ट्स, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, बेटर टू रिट्रीट। तो रशिया ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस जाते हैं, रशिया वापस चला गया। अब रशिया वापस चला गया, अमेरिका पाकिस्तान दोनों वहां पे थे, ये ट्राइबल को सिखा रहे थे गोली चलाओ, वो गोली चला रहे थे बेचारे। अब अमेरिका ने बोला रशिया चला गया, मैं क्या करूं ना, मैं भी जाता हूं घर पे। अमेरिका भी चला गया घर पे। पाकिस्तान था, इन्होंने सोचा मैं भी क्या करूं, मैं भी निकलता हूं। अब पाकिस्तान भी निकल गया, रह कौन गया अफगानिस्तान में, अरे रह कौन गया बेटा, अल कायदा। क्योंकि जो ट्राइबल है AK-47 है, उससे दिवाली तो खेले कि नहीं बेटा, कुछ तो करोगे। ये लोगों ने अल कायदा बना लिया भाई साहब। ये अमेरिका और पाकिस्तान का ही बच्चा है, अब्बू कौन है अम्मी कौन है वो मुझे पता नहीं, पर उन्हीं का बच्चा है भाई साहब। ये डायरेक्ट वही लोगों ने बनाया। फिर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, लादेन, सुना है नाम, वो भी किसका बच्चा है जानते हो, अमेरिका का ही बच्चा है। मतलब ना इंडिया पहला ऐसा कंट्री है कि जो डायरेक्ट टेररिज्म को फेस करता है। फिर इंडिया भाई साहब जब टेररिज्म को फेस कर रहा था, हम लोग UN में जाते थे और बोलते थे कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेररिज्म। अमेरिका बोलता है टपली मार भागो, तो थोड़ी होता है। हम बोलते थे टेररिज्म, बोला है गरीबों, ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में टेररिज्म जानते हो बेटा कहां स्टार्ट हुआ, नो जम्मू कश्मीर में नहीं स्टार्ट हुआ, नॉट इवन पंजाब, वहां भी नहीं स्टार्ट हुआ। हाँ, वो रीजन आज भी हाईली लाइक अनरेस्ट में है, बट लोग उसको ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, इवन गवर्नमेंट भी अंडर एस्टिमेट करती है। इट्स नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हुआ है। व्हाई, क्या कारण नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट होना,
चाइना चिकन नेक। चाइना को अच्छी तरीके से पता है कि इतना चिकन नेक अगर कट कर दिया ना, इंडिया का कंट्रोल ही चला जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि चाइना ने वहां पे टेररिज्म को प्रमोट किया है, स्पॉन्सर किया है। एक कश्मीरी आदमी था, उसने पहली बार ये ऑब्जर्व किया था बिफोर दैट 71 का वॉर। और वो कश्मीरी आदमी इंदिरा जी के पास गया था, बोला था कि जनाब अगर पहला वार आपने किया था 65 का, तो वहां पे तो हमको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ी थी, कि दूसरा वार अगर आपको स्मूथ चाहिए तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी वो भी कश्मीरी, ये जो आदमी ये भी कश्मीरी, और ये दोनों मिलकर के भाई साहब एक जबरदस्त एजेंसी बनाते हैं। बताओ बेटा क्या नाम है उसका? रॉ का नाम सुना है आप लोगों ने? और काऊ का नाम सुना है आप लोगों ने? काऊ। तो काऊ बोल के एक पर्सन थे भाई साहब, उन्होंने आदमी ने बनाया था। तो टेररिज्म हमारा वहां स्टार्ट हुआ था, स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, फिर बाद में रेस्ट ऑफ द इंडिया में फैल गया। तो हम लोग यूएन में जाते थे, अमेरिका को बोलते थे कि भाई टेररिज्म है, टेररिज्म है, वो भागे, ऐसे कुछ नहीं है ऐसे। मतलब अमेरिका को ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि भाई साहब जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस को एक भी सिंगल ऐसा ढेरी वाला हवलदार भी रखा नहीं था कि जो प्रोटेक्ट करे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक कर दे, इतना कॉन्फिडेंस। फिर एक माई कलाल पैदा हुआ, उसने भाई साहब प्लेन ही उठा लिया, हार पार कर दिया। अमेरिका शॉक, अरे योर नेम इज खान, यू आर टेररिस्ट, सब मुसलमानों को पीट रहा है, हर कंट्री में जा रहा है। कहा है पूरा अफगानिस्तान खोद के फेंक दिया उसने कि यहाँ पे है। अफगानी लोग बोल रहे नहीं है भाई, हम लोग बच्चे हैं। मैंने बोले यहीं पे है, पता चला उन्हीं के बच्चे के पास है। तब थोड़ी सी वहां पे अमेरिका की अगल ठिकाने आई, अभी भी नहीं आई। अभी भी पाकिस्तान के भाई सब वहां पे सपोर्ट करते हैं, वो दिखाते ऊपर ऊपर से कि वी आर नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान, बट अभी भी उन्हीं का बच्चा है वो। इसलिए हम भी होशियार है, जितना उनको लिमिटेड रखना है उतना ही रखते हैं, बराबर हम भी सपोर्ट करते हैं रशिया को। अगर कोई यूएन में वहां पे वोटिंग वोटिंग है ना, तो आप लोग देखो, जब रशिया की कोई बात रहेगी, हम कभी रशिया के खिलाफ वोट नहीं करते। एक तो जाएंगे ही नहीं, पोट दुखते माझा स्क्रीन हम नहीं खेल रहे, आलस नहीं क्या करेंगे। अमेरिका की बात अच्छी तरीके से पता है, अमेरिका डरता है, इंडिया से भी डरता है, चाइना से भी डरता है, रशिया तो ठीक है, बट अमेरिका अमेरिका बेटा, अगर उसका दिमाग घुमा ना तो सबको भी भटक के मार सकता है। तो यहाँ पे जो टेररिज्म का मुद्दा है, ये हमास का जो मुद्दा है, स्पेशली इट वाज क्रिएटेड बाय इजराइल इटसेल्फ। अभी जो चीखते हैं ना, पुकारते हैं कि मिसाइल मार दिए, मिसाइल मार दिए, मिसाइल मार दिए, किसने बनाया हमास को? इजराइल ने। इन्होंने कबीर को पढ़ा नहीं था कि बोए जो बीज बबूल के, तो आम कहां से पाए? बबूल भी होगे तो भाई काटे ही पाओगे ना, बात समझ रहे हो आप लोग बेटा? तो अल्टीमेटली अगर आपने हमास बना तो मिसाइल तो मारेगा, क्योंकि उधर अगर उसका डायरेक्शन है इधर भी आएगा। अब इन्हीं को मार रहा हूं पटक पटक के, अब ये परेशान हो रहे हैं। फिर आगे जब समय बढ़ा, तो समय ऐसा आगे बढ़ा, जब गाजा स्ट्रिप का भाई साहब कंट्रोल की बात आई, तो 2005 में 2005 ये 2005 में इजराइल ने निर्णय लिया कि वी आर हैंडिंग ओवर गाजा, वी आर ओवर गाजा टू पीए। इट वाज यूनिलैटरल डिसीजन, यूनिलैटरल डिसीजन बेटा। इट वाज यूनिलैटरल डिसीजन। वी आर हैंडिंग ओवर गाजा टू पीए। पीए मतलब क्या चीज है बेटा? वेरी गुड, पैलेस्टाइन अथॉरिटी। इट वाज यूनिलैटरल डिसीजन। डू यू नो व्हाई? Why this decision had been taken? इजराइल ने ऐसा ऑफिशियली बोला कि वी वांट टू सेपरेट पैलेस्टाइनियंस फ्रॉम ज्यूज, ऑफिशियली बोला था, बट हिडन एजेंडा कुछ और है। जानते हो क्या है? उनको अच्छी तरीके से बात पता थी कि बाय दैट टाइम 2005 पीए वीक हो चुका है, हमारे बच्चे स्ट्रांग हो चुके हैं। हमारे बच्चे बोले तो कौन? हमास। तो जैसे इजराइल भागता है, हमास भाई साहब कब्जा लेता है गाजा को। कंट्रोल वहां पे लिखो, मेंशन करो। immediately Hamas overthrew PA. Hamas overthrew PA and captured power in Gaza. And captured power in Gaza. Captured power in Gaza. It is still controlling Gaza Strip. It is still controlling Gaza Strip. It is still controlling Gaza Strip. Controlling Gaza Strip. लिखा बेटा?
in 2012 India supported the resolution in UNGA. India supported the resolution in UNGA, meaning क्या बेटा? General Assembly, okay, United States General Assembly, to change the status of Palestine, to change the status of Palestine from non-observer entity, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, non-observer entity to, हाँ बेटा, हाँ, from status of Palestine from non-observer entity to non-observer member state. नॉन ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें मिक्सअप मत करना, दूसरे कोई वर्ड का इस्तेमाल भी मत करना, ओके? यही नॉन ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट ऐसा है। प्रेजेंट कंडीशन लिखो, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप कंट्रोल्ड बाय, गाजा स्ट्रिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सिंगल डे बेटा आपके न्यूज में होता है, वो कंफ्यूज होते हैं आप लोग फिर वहां पे किस क्या है सर कैसा है। तो गाजा स्ट्रिप बताओ कौन कंट्रोल करता है बेटा? हमास। गाजा स्ट्रिप कंट्रोल बाय हमास। वेस्ट बैंक, वेरी गुड, बताओ बेटा कौन कंट्रोल करता है? पीए, दैट इज पैलेस्टाइन अथॉरिटी, पीए, वेस्ट बैंक, पीए। ईस्ट Jerusalem promised as capital of Palestine, promised as capital of Palestine, promised as capital of Palestine. हाँ बेटा, जे पण बरोबर आहे, वाय पण बरोबर आहे, इथे जे लिहिलंय असेल मी, कुठे गेलं ते? हा, जे लिहिलंय, ओके। येरुशलेम, ते काय, हे जे अरब लोक आहेत ना ते येरुशलेम म्हणतात, और जो वेस्टर्न वर्ड है वो जेरूसालेम बोलते हैं, ओके। तो जैसे आपको पसंद है वैसे, कोई बात नहीं, एक ही चीज, शहर है ईस्ट यरूशलेम, एक कैपिटल है यरूशलेम, जेरूसालेम, ओके। प्रॉमिस्ड एज कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, बट बेटा आपको पता होगा आपके जीवन में भी कि प्रॉमिसेस आर मीन टू बी ब्रोकन, ओके। आपने बड़े बड़े बोल वचन दिए होंगे कि 7 जन्मों का साथ निभाएंगे और कितने प्रॉमिस आपने रखे पता होगा आपको, ठीक है। तो प्रॉमिस अगर होगा बेटा तो विदाउट एनी कुछ मिलेगा नहीं, प्रॉमिस पर कभी विश्वास मत करना जीवन में, कंट्रोल वहां पे मेंशन करना, बट इट इज स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ इजरायली ट्रूप्स। ट्रूप वर्ड इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, बट इट इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय इजरायली ट्रूप्स, Israeli troops, still controlled by Israeli troops, Israeli troops लिखा, उसके बाद मेंशन करना Israel promoted illegal encroachment, Israel promoted illegal encroachment into Gaza and West Bank, into Gaza and West Bank. Gaza and West Bank.
लास्ट ईयर का जो वॉर हुआ ना 2023 का, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इजरायलियों को होस्टेज बनाया गया। सुना है क्या आपने? तो इजरायली तेल अवीव से उठा के लाए गए क्या? नो, उनको तेल अवीव से थोड़ा लाया गया। कि कहाँ के थे पता है? ये जो इलीगल एनक्रोचर है ना, ये वो लोग थे कि चुपचाप आ यहाँ पे रह रहे हैं, उठा लो उनको, आसान गया। तो मोसाद को इतनी भी अकल नहीं है कि भाई साहब आपके लोग वहां पे रह रहे हैं, कभी भी उनको होस्टेज बना जाएगा। और होस्टेज बना करके कितना उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो ऐसा बेटा प्रेजेंट कंडीशन है और ऐसा इजराइल का इशू है। क्या लगता है आपको सोल्यूशन क्या आएगा बेटा? इसका क्या होगा? कब सॉर्ट आउट होगा मसला? जब तक आप जिंदा हो होगा क्या काम? जब तक मैं जिंदा होगा क्या? और किसका कॉज आपको यहाँ पे जस्टिफाइड लग रहा है कि हाँ यार ये लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? आप ये मत बोलना सर मैंने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे तो देखा इजरायलियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पैलेस्टाइन का कॉज जस्टिफाइड है, एकदम जस्टिफाइड, बराबर है। क्योंकि बेटा इतना सा एरिया उनके पास है, गाजा अगर आप देखोगे ना तो एक स्ट्रीप है। स्ट्रीप का मतलब यहां ओपनिंग है इजिप्ट की तरफ, वो बॉर्डर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बॉर्डर बोला जाता है उसको? हाँ राफा, ठीक है। तो ये बॉर्डर यहाँ पे एक है, इधर लिटरली फेंसिंग है, इधर समंदर है, जाए तो जाएगा, ऊपर से सीधे मिसाइल है। हमास ने जब मिसाइल लागे तो गाजा का इस्तेमाल किया। यूज ऑफ टेरर ये कभी भी अच्छा नहीं है, दैट इज रॉन्ग। ये हमास टेरर का इस्तेमाल करता है, हिजबुल्ला लेबनान का है, वो यहां से मारता है। कल का आप लोगों ने सुना ना, हिजबुल्ला ने मिसाइल मार दिए, तो यहां से मारते हैं, ये यहां से मारते हैं। इजराइल के बीच में भाई साहब उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, क्या बोला जाता है बेटा उसको जानते हो? आयरन डोम। मिसाइल अंदर आ भी नहीं पाते हैं। ये लोग परेशान है, खामा खा मारते जाते, दिवाली की तरह ऊपर ही फूट जाते हैं उनके। इजराइल भाई साहब टेक्नोलॉजिकली काफी स्ट्रांग है, बड़ा जबरदस्त है। और आर्म से ये लोग खुद भी बनाते हैं और इनके बड़े भैया भी बैठे हुए हैं, दैट इज यूएसए। भारत का क्या स्टैंड है? हमारे बेटा मित्र कौन है? इजराइल है कि पैलेस्टाइन है? हम बड़े डेंजरस लोग हैं दोनों। वेपन खरीदना है तो इजराइल से लेके आएंगे। और अगर ह्यूमैनिटी की बात है, नहीं नहीं पैलेस्टाइन सही है। और वोटिंग के बाद है इतना कोट दुखता है असगरी। अपना अलग ही चल रहा है कुछ। बट इंडिया का जो भाई साहब मसला है, तो इंडिया में ऐसा मसला है कि कभी भी हमारी जो सरकार है डायरेक्ट बात नहीं करती पैलेस्टाइन के खिलाफ, क्योंकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है कंसिडरेबल है और पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन का पैलेस्टाइन के लिए वहां पे सिंपैथी है। बड़े सारे लोगों का आर्गुमेंट ये भी होता है कि पैलेस्टाइन एक अलग देश है, तुम्हारा क्या लेन देन है ना उससे, तुम क्यों इतना सिंपैथी दिखा रहे हो? जैसे कि ओवैसी साहब ने वहां पे संसद में जाके जय पैलेस्टाइन बोल दिया था, क्या जरूरत है? पैलेस्टाइन एक अलग देश है, तू क्यों जय बोल रहा है ना यहाँ पे? तो उनका आर्गुमेंट ऐसा होता है कि पैलेस्टाइन एक देश है, बट वहां के लोग जो है मुस्लिम है और इंटरनेशनल मुस्लिम ब्रदरहुड है। हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हम तमाशा देखेंगे? देख तो रहे हैं। केवल ये तमाशा नहीं देख रहे, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। व्हाट्स अबाउट सऊदी, जो सो कॉल्ड इनको लीडर बोलते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के हम लीडर है, सऊदी क्या कर रहा है? सऊदी खुद तमाशा कर रहा है। सऊदी ने अभी भी इजराइल के साथ वहां पे कुछ तो साइन किया, पढ़ रहे हो आप लोग, आयर पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उनके खुद वहां पे एग्रीमेंट हो रहे हैं, डील हो रहा है, तो बाकी देश क्यों तमाशा देख रहे हैं ना? बात समझ रहे हो? मतलब पूरे देश अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और केवल यहाँ पे भाई साहब ये जो इनोसेंट लोग हैं पैलेस्टाइन के, इनका भाई साहब अत्याचार इनके ऊपर बढ़ते जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। गाजा में दुनिया का सबसे ज्यादा चाइल्ड का पॉपुलेशन है, डेंसिटी भी है, पॉपुलेशन भी है बोले तो था, एक्चुअली अभी नहीं है, था बोले तो लास्ट ईयर तक था। इजराइल ने क्या क्या कांड कर दिया आपको अच्छे तरीके से पता होगा। हमास ने 10 मिसाइल मारे, इन्होंने 10,000 मिसाइल मार दिए। इतना सा रीजन है, पुणे भी बड़ा है बेटा इससे, इतना सा। अब इतने रीजन में अगर मिसाइल आएंगे, ये लोग करेंगे तो करेंगे, अभी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते। थोड़े समय के लिए बॉर्डर ओपन करते हैं, वो बॉर्डर से वहां पे थोड़े रिलीफ आते हैं, रिलीफ आ गया और मिसाइल ऊपर से पहुंच जाते हैं, वो कंटिन्यू चल ही रहा है। हमास ने एक मिसाइल मारा, लेकिन हमास ने लोगों के बारे में सोचना चाहिए था कि यार लोगों के साथ क्या होगा, लेकिन उनका भी एक अलग इशू है, हम मार देंगे। हिजबुल्ला का अलग इशू है कि हम मार देंगे। फिर सवाल मन में ये भी आता है कि सर हमास के पास मिसाइल आ कहां से रहे, हिजबुल्ला के पास मिसाइल आ कहां से रहे, कहां से आ रहे हैं? ये ईरान नाम का एक देश है, वो देता है इनको। इसलिए जो वर्ड है ना, तो वर्ड ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के खिलाफ है कि उनको न्यूक्लियर डेवलप मत करने दो, क्योंकि दुनिया को अच्छी तरीके से पता है कि एक बार अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया, पहले फुर्सत में किसको दे देंगे? वो हमास को दे बेटा। बट दे देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा पता नहीं। बड़े सारे लोग मानते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप भी किए हैं, प्रोबेबली उन्होंने कर भी लिए हैं। अब कब इस्तेमाल होगा, मैं इसे अपेक्षा रखता हूं कि आप बेटा उसको ना देखो तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ऐसा घमासान चलते आ रहा है, ये चलते ही रहेगा। अब पता नहीं वो कब कब होता रहेगा, अभी तक बेटा उसका कोई फर्म सोल्यूशन नहीं आया। हाँ, वॉटर डिस्प्यूट पण आहेत ना, ते मला एक्झॅक्टली माहित नाही काय, पण आहे ते। मला ते म्हणजे तेवढा माझा अभ्यास नहीं, ते आयर ज्यावेळेस येईल ना, तो वहां पे वो सारा रहेगा। बेसिकली होता क्या कि जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरा फर्ज ये होता है कि भाई प्रेजेंट कंडीशन क्या है वहां तक लेके आओ, फिर आगे जो डेवलपमेंट है वो आईआर आपका पार्ट रहता है, ठीक है?
तो जैसे मैंने अरब लीग बोला, अरब यूनियन बोला, उसके बाद ये लोगों ने और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, उसको बोला जाता है OIC। जानते हो क्या चीज है ये? वेरी गुड, वो भी मेंशन करना, ये अरब देशों ने मिलकर बनाया था। OIC, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बताओ बेटा, इस्लामिक कॉपरेशन। बेसिकली कंट्रीज है बट कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉपरेशन और नॉट? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। बोले तो बेसिकली जितनी इस्लामिक कंट्रीज है वो इसका मेंबर है। देन हमारे पास मुस्लिम पॉपुलेशन है कि नहीं है? फिर ओवैसी ने ये नहीं बोलना चाहिए क्या, इतना जय पैलेस्टाइन कर रहा है तो इसमें मेंबरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए? मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है अपने पास? थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। पहला इंडोनेशिया के पास है, दूसरा अभी अभी पाकिस्तान ने अभी अभी ओवरटेक किया है अपने को, अदरवाइज हम सेकंड थे, अभी फिलहाल हम लोग थर्ड है। तो हमको मेंबरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए? और मुसलमान लोग जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस रखते हैं ना, फिर इसमें बात क्यों नहीं कर रहे हो कि इसमें मेंबरशिप दे दो भाई साहब? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने को मेंबरशिप नहीं है। क्यों? तो पाकिस्तान को गुस्सा आता कि जा इंडिया क्यों आ रहा है वो। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है ना, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान का आर्मी सबसे बड़ा है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आज भी। तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है कि इंडिया क्यों आ रहा है, फिर हम नहीं खेल रहे, जाओ वो हिंदू कर तो ठीक है ठीक है। एक्चुअली ऑफिशियली हमको उन्होंने बोला था कि यार दिक्कत ये है, हमने आर्ग्यू किया था कि यार हमारे इतने मुसलमान लोग, हमको दो ना परमिशन। फिर उन लोगों ने बोला था यार तुम्हारा दो, बट यार बेवकूफ है ना, तुम्हारा बच्चा है, बिगड़ी हुई औलाद है तो वो प्रोटेस्ट कर देती है। तो पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की वजह से हम लोग पार्ट नहीं है, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने बनाया। तो मसला बेटा आगे चलता रहेगा। जब भी आईआर पढ़ोगे, कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करोगे, इंटरनेशनल रिलेशन का जब पेज पढ़ोगे, यहाँ की खबर हमेशा आएगी। मैप उठाना, प्रॉपरली हर चीज लोकेट करना। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कम से कम 10 क्वेश्चन वो रीजन से पूछे हैं कि किसका भाई साहब बॉर्डर किसके साथ शेयर है, वाटर डिस्प्यूट पे भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप देखोगे वो जो आजू बाजू के सी ओशियन है वो कौन कौन से है, वो सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने उठा उठा के पूछे हैं, और मेंस में भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप बेटा आपको इशू अच्छी तरीके से पता चला, समझ गया। स्टार्ट कहां से हुआ था इशू, क्रिएशन कब हुआ इसका? 1948, द क्रिएशन ऑफ इजराइल। सेम ईयर पहला वॉर हो गया, उसमें लोग हार गए। फिर दूसरा हमने देखा कि भाई साहब 1967 दूसरा वॉर होता है, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? 6 डेज वॉर। तीसरा वॉर कब देखा बेटा हमने? 1973, इसको क्या बोला जाता है बेटा? योम किपुर वॉर। इसके बाद डायरेक्ट वॉर नहीं है, इसके बाद प्रॉक्सी वॉर्स है, मतलब ये जो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इनके ऊपर वॉर करती है। मीनवाइल 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक का नाम क्या है बेटा? PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कौन सा है बेटा? हमास। तो PLO इनिशियली टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, बट बाद में वो पीसफुल हो जाता है। और हमास, ये वंस अ टेररिस्ट ऑलवेज अ टेररिस्ट, ये जबरदस्त टेररिस्ट है भाई साहब, ये अभी भी करते हैं हमास। तो इजराइल का ही क्रिएशन है हमास, वो अभी भी उनका चल ही रहा है। फिर ये सब हमने देखा, तो हमने ये भी देखा कि अलग अलग रीजन है, इजराइल ने हथियार लिए। जैसे कि गाजा किससे लिया था बेटा? इजिप्ट, सिनाई, बट सिनाई अभी ना न्यूट्रल लैंड है, वो इजिप्ट के पास है, वो अभी इजराइल के पास नहीं है। हमने ये भी देखा कि इनके कुछ बेटा अकॉर्ड हुए वहां पे, जैसे इजिप्ट और इजराइल की बातचीत हुई 1979। बताओ क्या बोला जाता है? कैंप डेविड अकॉर्ड। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे, बताओ क्या नाम है बेटा? सादत। और एक तरफ इजराइल था, मीडिएट किसने किया था? मीडिएट यूएस ने किया था। दोनों ने एग्री कर लिया कि ठीक है, राइट टू एग्जिस्ट है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को दे देंगे, ट्रूप्स वहां से हटा लेंगे, और यूएस सैटेलाइट के नजर में सारे काम हो गए। वो सारी बातें वहां पे एश्योर करवाई गई थी। ओके, मतलब सादत ने पीस एश्योर करवा ली थ्रू दिस कैंप डेविड अकॉर्ड। बट वो आदमी ने भाई साहब जो अरब लैंड है उनका रोष अपने ऊपर ले लिया, और सादत को एक दिन वहां पे एसेसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। तो सादत चला गया। फिर समय आगे बढ़ा, हमास टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है, PLO भी इनिशियली करता है, बट बाद में PLO गिव अप कर देता है। तो इजराइल बोलता है कि ठीक है बेटा, बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। बताओ बेटा क्या बोला जाता है बातचीत को? ओस्लो अकॉर्ड। तो 93 का है और 95 का है। तो यहाँ पे PLO और इजराइल एक दूसरे का राइट टू एग्जिस्टेंस मान लेते हैं, और इजराइल PLO को कुछ एरियाज देता है जो आज तक भी उनके पास कुछ है कुछ नहीं है, जैसे कि बेटा कौन सा? गाजा और
वेस्ट बैंक, और जेरूशलेम कितना, ईस्ट जेरूशलेम। लेकिन प्रेजेंट आप देखोगे तो पूरा कंप्लीट पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पास कुछ भी नहीं है। ये जो ईस्ट जेरूशलेम है अभी पूरा का पूरा इजरायली कंट्रोल करता है। गाजा है, हमास के पास चला गया। वेस्ट बैंक है, यहाँ पे कुछ पैलेस्टाइन बचे हैं, बाद में यहाँ पे भी इजराइल का कंप्लीट कंट्रोल है। हाँ बेटा, हा ते म्हणतात तसं, पण ते फक्त बोलायला आहे बाळा, ऍक्च्युअली नाही आहे ती। ऍक्च्युअली इस्रायलचे ट्रूप्स तिथे आहेत, पॅलेस्टाईन बिचारा नमाज मस्जिद मध्ये येतात, त्यांना हाणतात ते लोक, भागोया असे। ते बोलायच्या गोष्टी आहेत, तसं ऍक्च्युअली नाहीये, कंट्रोल इस्रायलचाच आहे। ओके, बोलायसाठी ते लोक बोलतात, बट ऍक्च्युअली ते काहीच नाहीये। ओके, अँड दिस इज फॅक्ट, असं नाही की मी मनाने बोलतो, दिस इज व्हेरी मच फॅक्ट। ऐसा बड़ा इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो वो सब बातें जो है वो आईआर में जाएगी, ठीक है। तो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, टू स्टेट पॉलिसी वगैरह जो कुछ भी है आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख लेना, जो कुछ भी। बट वो एक चीज याद रखना कि नॉन ऑब्जर्वर एंटिटी टू नॉन ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट, वो एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका एग्जिस्टेंस क्या है। पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट नेशन अभी भी नहीं है, लोगों की डिमांड है कि भाई इंडिपेंडेंट नेशन उसको दर्जा दे दो, होना चाहिए, बट वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुई। अब इसके आगे हमारा जर्नी क्या रहेगा, इसके आगे कोलोनाइजेशन में थोड़ा सा एक वेस्ट अफ्रीका का रीजन देखेंगे, वहां क्या चल रहा था। उसके बाद हम लोग एशिया में आएंगे, और एशिया में जब आएंगे तो एशिया में तीन मेजर चीजें हम लोग देखेंगे। एक तो बेटा हम लोग देखेंगे चाइनीज रिवॉल्यूशन, माओ का नाम सुना है, चाइनीज। उसके बाद एक बड़ा डेंजरस देश है अपने एशिया का, वियतनाम, उनका वार हम लोग देखेंगे। और एक मलेशिया और इंडोनेशिया के जो मसले हैं वो हम देखेंगे। फिर ये हो गया कि दैट विल बी लाइक एंड ऑफ योर कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन, प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचता है, एक है रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद है वर्ल्ड वॉर 1, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन ये दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजी है, फासिज्म नाजिज्म। और जो कोल्ड वॉर है इसमें के कुछ मुद्दे अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और बाद में मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, मतलब मेजर अपना क्या बच्चा है कि ये चीज चाइनीज रिवॉल्यूशन, वियतनाम वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन 1 2, और फासिज्म नाजिज्म, दैट इज वर्ड बिटवीन वर्ल्ड वॉर, इतना। मतलब और मैक्सिमम 6 लेक्चर में आपका जो सिलेबस है दैट विल बी कंप्लीटेड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और वहां पे आप कौन मैं कौन ऐसा नहीं होगा बेटा कुछ दिक्कत रही तो मैं यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए हम लोग रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चों ने मुझे आंसर दिए थे तो कुछ कारण की वजह से बेटा मैं चेक नहीं कर पाया। आपका और एक लेक्चर है क्या, अभी लेक्चर है क्या इसके बाद? तो इसके बाद अगर लेक्चर रहा, अगर चेक हुए तो मैं काउंटर पे रख के जाऊंगा, आप लोग वहां से उठा लेना। अगर चेक नहीं हुए तो अगली बार आ जाना, ठीक है बेटा। जैसे अकॉर्ड बनता